दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास के मेंस की सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करूंगा। उसके पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जो कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा एवं विभिन्न राज्य लोक सेवाओं की परीक्षाओं के लिए संचालित किए जा रहे हैं। तो आप उनके बारे में डिटेल्स में जानकारी इन दो नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है चैनल, तो आप उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट मटेरियल या आर्टिकल है वो वहां पर बिल्कुल आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो आप उन्हें भी एक्सेस करके उनका भी महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का सफर जो है वो तय कर लिया है, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध तक देख लिया हमने। हमने 3 भागों में बांटा था अपने सिलेबस को, जिसमें फर्स्ट चरण में, प्रथम चरण में हमने पुनर्जागरण मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आपका जो अमेरिकी क्रांति थी, ये सब देखते हुए हम आए थे कहां तक, 1914 से 18 वाले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वहां तक आए थे, है ना। मतलब जो अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वहां तक प्रथम चरण में देखा। सेकेंड चरण में हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में क्या स्थिति थी। अब हमारा जो तीसरा चरण है वो हमारा है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का चरण। मतलब यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं 1945 से लेकर 1991 के बीच वैश्विक जो परिस्थितियां थी वो क्या थी। ये जो चरण है आपका, बहुत हद तक आपको कई जगह इसका अतिव्यापन ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इंटरनेशनल रिलेशन मतलब आईआर में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पढ़ते हैं, या आफ्टर इंडिपेंडेंस में, या पॉलिटिकल साइंस में भी आप देखते हैं, है ना, जिसमें समकालीन जो वैश्विक राजनीति वाला जो आप टॉपिक देखते हैं। तो ये बहुत ज्यादा ओवरलैप वाला है, इसको हम वर्ल्ड हिस्ट्री के नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि लास्ट जो लेक्चर था हमारा, लास्ट वीडियो, उसमें अपन ने देखा था सेकंड जो द्वितीय विश्व युद्ध था आपका, ठीक है, उसके क्या क्या कारण थे। आप लोगों को सब याद होगा कि जो पहला कारण मैंने बताया था कि सबसे पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और वहां पर जब ट्रीटी वगैरह होती है, जैसे आपको याद होगा, है ना, जर्मनी से फिर और सब राष्ट्रों से, तो वहां पर होता क्या है कि उपनिवेश जो थे, है ना, जो उपनिवेश थे उनकी जो समस्याएं थी उनका कोई यथोचित जो है वो समाधान नहीं मिला। मतलब समाधान नहीं मिला तो क्या है कि मतलब उनके बीच में जो विरोधाभास था वो तो यथावत बना रहेगा, है ना। तो एक ये कारण अपन ने देखा था। दूसरा जो सबसे मेन कारण आप देखते हैं कि जो पेरिस सम्मेलन था, ये सब अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं ताकि रिदम बने, फिर अपन आगे चलेंगे, है ना। 1991 तक का सफर करेंगे, 1945 से, मतलब पूरा कोल्ड वॉर का एरा देखेंगे, है ना, जब तक का यूएसएसआर का विघटन नहीं हो जाता। तो दूसरा जो कारण अपन ने बात की थी द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में, कि पेरिस सम्मेलन से जो आपका जर्मनी, ठीक है, और जो जापान, जो आपका इटली था, इसमें असंतोष था। मतलब पराजित जो शक्तियां थी उनको तो था ही, पराजित राष्ट्रों को, जो विजयी राष्ट्र थे वो भी वहां पर असंतुष्ट रह जाते हैं, क्योंकि उनकी जो है मांगे जो है वो पूर्ण नहीं की जाती हैं। ये सब बिल्कुल डिटेल में देख चुके हैं और इसी के परिणाम स्वरूप बिल्कुल आप सीरीज में देखेंगे कि फांसीवादी शक्तियों का क्या होता है, उदय होता है। एक तरफ तो आप इटली में देखते हैं, है ना, मतलब मुसोलिनी देखेंगे, एक तरफ जर्मनी में आप क्या देखेंगे, हिटलर देखेंगे। इन सबको भी अपन ने डिटेल में देख लिया है और इस तरीके से और भी उनका जो है प्रसरण प्रसार जो और क्षेत्रों में देखने को मिलता है फांसीवादी शक्तियों का, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसके कारण आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तात्कालिक कारण भी माना जाता है कि जो फांसीवादी जो शक्तियां थी, जैसे मुसोलिनी है, हिटलर है, इनके बीच में भी फिर बाद में मतलब गठजोड़ हो जाता है, गठबंधन हो जाता है। तो इनकी जो आक्रामक नीतियां थी और उसी आक्रामक नीति के तहत जैसे कि उन्होंने पोलैंड पर जब आक्रमण कर देते हैं हिटलर, तो फिर क्या हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ही हो जाती है। उसके अलावा आप देखेंगे कि एक राष्ट्र संघ बनाया गया था जिसे लीग ऑफ नेशंस बोला जाता है, कि भैया ऐसी राष्ट्रीय संस्था बनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय संस्था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक शांति के लिए काम करेगी, कॉपरेशन के लिए काम करेगी, शांति स्थापित करेगी। तो ऐसा कुछ करने में तो विफल हो गया ये राष्ट्र संघ, है ना। तो राष्ट्र संघ की विफलता भी एक महत्वपूर्ण कारण। और जो लास्ट कारण आप देखेंगे कि तुष्टीकरण की नीति, कि आप देख रहे थे कि ब्रिटेन वगैरह कैसे अलग थलग थे, कि जब सब कुछ चलता रहता,
अंतिम तक जब हिटलर सब कुछ करने के बाद भी उनसे बातचीत करने का क्या एक उपागम रखते हैं। ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि अभी भी बातचीत से चीजें क्या है हल हो जाए, लेकिन होती नहीं, तो अपने को अलग थलग रखना है ना, तो ये भी एक उसका बहुत बड़ा कारण है। ये सब अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं और इसके बाद अपन थोड़ा सा परिणाम भी रिवाइज कर लेते हैं कि जो सेकंड आपके वर्ल्ड वॉर के जो परिणाम थे वो क्या ऐसे परिणाम हुए जो दीर्घ काल में किसी ना किसी रूप में पूरे वैश्विक इतिहास को प्रभावित करेंगे। तो देखिए आपने सब पढ़ रखा है, अब चीजें वही हैं, सबकी सब चीजें जो हैं वो वही हैं, उन्हीं पॉइंट्स को आप यहां पर एक साथ रख देंगे तो आपके परिणाम दिखाई दे जाएंगे। जैसे आपकी जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी, जैसे आपका ब्रिटेन है, ठीक है, आपका फ्रांस है, फ्रांस के साथ आपका हॉलैंड है, तो इन जैसी जो साम्राज्यवादी जो शक्तियां थी, इत्यादि जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी, उनका पतन होता है। और ये क्या होते हैं, सैन्य और जो आपका आर्थिक रूप से इनकी क्या हो जाती है, ये कमजोर हो जाते हैं आर्थिक रूप से, ठीक है, और बड़े पैमाने पर युद्ध के दौरान इनको व्यापक क्षति हुई। वैसे ही परिणाम जैसे आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देख रहे थे, देखिए कई सारे जो कारण होते हैं, परिणाम होते हैं युद्ध के, तो वो तो ऑलमोस्ट सेम हो गए, सिर्फ एग्जाम्पल बदल जाएंगे वहां पर। दूसरा ये कि सबसे बड़ा जो मतलब परिणाम देखा जाता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में जो देखा जाता है, वो क्या देखा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपका यूएसए और जो आपका यूएसएसआर है, ठीक है, यूएसए और जो आपका यूएसएसआर है, उनका महाशक्ति के रूप में उदय होना, इनको सुपर पावर की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो विचारधारा के आधार पर विश्व जो है द्विध्रुवीय बोला जाता है बाइपोलर हो गया, या विश्व में गुटबंदी हो गई। इसी के तो परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं नैम, है ना, नॉन अलाइनमेंट जो आप देखते हैं मूवमेंट जो था आपका नैम जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब किसी भी गुट में ना होना, वो भी आएगा आगे। तो पूरा जो विश्व था वो दो विचारधाराओं के संदर्भ में द्विध्रुवीय विश्व के रूप में विभक्त हो गया। विश्व जो है वो गुटबंदी हो गई विश्व में, मतलब द्विध्रुवीय हो गया विचारधारा के आधार पर। तो दो कौन सी विचारधारा, एक तो आपकी हो गई पूंजीवादी, जो जिसका प्रणेता कौन है, यूएसए है, और दूसरा जो हो गया आपका साम्यवादी, जिसके लिए आप किसको जानते हैं, यूएसएसआर को। तो इनके बीच में बोलते हैं कि एक विचारधारा का वैचारिक संघर्ष भी रहा इसके बाद, जो पूरे के पूरे शीत युद्ध के रूप में हम देखेंगे अभी। उसके बाद आप देखेंगे कि एक परिणाम आप देख सकते हैं कि साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा में टकराव के कारण वो ऑलमोस्ट सेम ही है, उसी के कारण जो है बोला जाता है कि शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। लेकिन ये सिर्फ एकमात्र कारण नहीं है, मेन जो कारण था वो प्रभुत्व बनाए रखने का, है ना, वो सब अलग चीजें हैं, आगे आ जाएंगी वो। उसके बाद आप देखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है, महत्वपूर्ण विकास आप देखते हैं, तो यूएनओ की स्थापना होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो कि अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखने के संदर्भ में स्थापित की जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि कई सारे गुटबंदी के कारण जो होता है वो कई सारे जो सैन्य संगठन है उनकी भी स्थापना की जाती है, जैसे नाटो हो गया आपका, नाटो जिसको आप बोलते हैं, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है आपकी, है ना, ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप देखेंगे यूएसएसआर वाला तो वार्सा पैक्ट देखेंगे आप, है ना। इसके अलावा आप आर्थिक आधार पर देखेंगे तो कई सारे वित्तीय संस्थान जो बोलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त हेतु स्थापित किए गए, जैसे आप वर्ल्ड बैंक देखते हैं, आईबीआरडी, आईडीए देखते हैं, आईएमएफ वगैरह देखते हैं आप, गैट की भी स्थापना हो जाती है, वही फिर आके आपका 1995 94 95 में डब्ल्यूटीओ बन जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल की भैया ये भी यहां पर नया चीज देखने को मिलेगा जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि नव उपनिवेशवाद का दौर आया। जैसे देखिए 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा एक चेंजेस देखने को मिलेगा आपको कि जो उपनिवेश थे वो सारे उपनिवेश जो है 70-80 के दशक तक आते आते सभी स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि देखेंगे आपकी एशिया है, अफ्रीका है, यही तो आप देखते हैं ना, वी औपनिवेशीकरण एक टॉपिक आपका दिया गया है सिलेबस में, है ना, यूपीएससी के सिलेबस में। तो क्या है वी उपनिवेशीकरण, की भैया जो वो उपनिवेशवाद था, तो उपनिवेशों को जो स्वतंत्रता मिली वही तो उपनिवेशीकरण है, और उसी के एग्जाम्पल है कि एशिया में क्या है, अफ्रीका में क्या है, यूरोप में क्या है, वही देखना था, है ना। तो नव उपनिवेशवाद, जब उपनिवेश स्वतंत्र हो गए तो उसके बाद बोला जाता है कि जैसे आपके बड़े बड़े जो वित्तीय संस्थान हैं, जैसे ये आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, तो भैया ये जब ऋण देता है तो कोई ना कोई, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपका क्राइसिस होता है किसी देश का, अगर भुगतान संतुलन जो है वो बिल्कुल खराब हो गया है, वहां का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बिल्कुल मतलब वहां पर बिल्कुल आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो भैया वो लोन लेगा, तो लोन लेगा आईएमएफ से, तो भी तो उनको कुछ शर्त। अब इसमें आप इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने 91 में एलपीजी की जो पॉलिसी अपनाई, वो कैसे, इसके पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी, तो भैया वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह आगे आते हैं, भारत को लोन देते हैं, तो बोले कि भैया आपको जो लोन दिया जाएगा इसके तहत आपको निजीकरण करना होगा, उदारीकरण करना होगा, भूमंडलीकरण करना होगा, आपके टैरिफ्स कम करने होंगे, सरकार का नियंत्रण कम करना होगा, निजी क्षेत्र को भी आपको
अनुमति देनी होगी अपने यहाँ अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिए। तो इस तरीके की शर्तें भी थोपी जाती हैं साथ में, है ना। तो बोलते हैं ऐसा कि इनके माध्यम से एक नव उपनिवेशवाद का चरण देखा गया 90 के बाद से, है ना। जो एमएनसीज हैं, आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनको भी उनका ही एक क्या माना जाता है, प्रतिनिधि माना जाता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे उसको लिया जाता है। इसके अलावा एक परिणाम के तौर पे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है घातक हथियारों को लेकर प्रतिस्पर्धा भी आपको देखने को मिलेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्यों? क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि परमाणु बम, है ना, पहले यूएसए करेगा, फिर यूएसएसआर करेगा, फिर उसके बाद आपका चीन करेगा, है ना। तो आप सीटीबीटी, एनपीटी ये सब सुनते होंगे ना, नाभिकीय अप्रसार संधि वगैरह। तो हाइड्रोजन बम, अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा, नाभिकीय हथियार में, तो मतलब सारे हथियार जो हैं बिल्कुल विध्वंसक और घातक, तो उसमें भी अपने आप को मतलब सर्वोच्च स्थिति में बनाए रखने के लिए या सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए, प्रभुत्व बनाए रखने के लिए इनमें भी होड़ देखी जाती है ना। तो ये अपन ने थोड़ा सा रिवाइज किया है। अब अपन आएंगे कोल्ड वॉर पे, मतलब कोल्ड वॉर मतलब अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया है। अब अपन दौर देखेंगे 1945 से 1991 का। तो थोड़ा देखते हैं कि हम पढ़ेंगे कैसे। देखिए, इसको भी हम अपन बांट के पढ़ेंगे थोड़ा सा कोल्ड वॉर को। मैं अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, पहले अपन देख लेते हैं कि अपन पढ़ेंगे कैसे इसको। तो जैसे शीत युद्ध का जो दौर है वो तो आपको समझ में आ गया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इस काल को 1945 से लेके 1991 का दौर माना जाता है। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे कि ये है क्या, ये शीत युद्ध जो है वो है क्या भैया, पहले ये तो देखें अपन। उसके बाद इसके चरण देखेंगे, तो चरण को थोड़ा सा बांट के देखेंगे अपन। इसमें सबसे पहले 45 से लेके 53 तक की कुछ घटनाएं देखेंगे। उसके बाद अपन 53 से लेके 62 तक की कुछ घटनाएं देखेंगे। उसके बाद अपन 62 से लेके 79, 1979, और उसके बाद 1979 से 1991 फाइनली यूएसएसआर का विघटन कराने के साथ ही ये हमारी श्रृंखला भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा जैसे शीत युद्ध में कभी तनाव ज्यादा होगा, कभी कम होगा, तो उस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो कोल्ड वॉर आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि किसके बीच में अब दो ही मतलब महाशक्तियां रह गई हैं। कौन? एक यूएसए रह गया है और एक आपका यूएसएसआर रह गया। तो किसके किसके बीच में होगा, मतलब पूंजीवादी धड़ा, मतलब पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में क्या है, संघर्ष होगा। असली संघर्ष जो है, इसकी कई व्याख्याएं होती हैं पॉलिटिकल साइंस में, अपन देखते हैं। तो ठीक है ना, वो उसका मतलब बिल्कुल ऑप्शनल का डोमेन है, फिर भी अपन देखते हैं। अपन शुरुआत करते हैं, भटकेंगे नहीं ज्यादा, यहां पर डिटेल में नहीं जाएंगे। शीत युद्ध क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए, शीत युद्ध से आपको बात ही समझ में, शीत मतलब आमने सामने से कोई युद्ध वगैरह नहीं हुआ इसमें कि मतलब कोई हिंसक युद्ध हो गया हो, आमने सामने खड़े हो गए हो, है ना। ये एक क्या था कि प्रतिक्रिया स्वरूप, मतलब अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए वैश्विक स्तर पर 1945 से 91 के मध्य यूएसए और यूएसएसआर के बीच मतलब बहुआयामी क्षेत्रों में, जैसे कि राजनीतिक हो गया आपका, आर्थिक हो गया आपका, राजनीतिक हो गया आपका, आर्थिक हो गया आपका, ठीक है, अंतरिक्ष हो गया आपका, सैन्य हो गया आपका, और अन्य क्षेत्रों में भी कैसी प्रतिस्पर्धा, मनोवैज्ञानिक, इसीलिए बोला गया है मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा, अर्थात इस अवधि में कोई प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं होंगे, लेकिन तो भी जो संबंध होंगे वो कैसे होंगे, तनावपूर्ण होंगे संबंध, और एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक सर्वोच्चता स्थापित करने के प्रयास अनवरत जारी रहेंगे, लगातार जारी रहेंगे, लगातार जारी रहेंगे। उस समय की आप मूवीज वगैरह भी देखेंगे ना हॉलीवुड में, तो वहां भी दिखाया जाएगा, अधिकांश मूवियों में, मतलब हॉलीवुड वगैरह में भी दिखाया जाएगा कि जो अधिकांश मूवी है उसमें साम्यवाद को खतरे के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है ना, मतलब देखिए, जो आपका साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है, तो जो चीजें चल रही होती हैं वही वहां पर प्रेजेंट भी किया जाता है। ठीक है ना, तो वो भी एक साहित्य का ही एक क्या है, क्षेत्र है आपका, है ना, मूवीज वगैरह। अब अपन देखेंगे कि शीत युद्ध के विभिन्न चरण क्या क्या हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, शीत युद्ध के चरण। तो प्रथम चरण में मैंने बताया था कि अपन देखेंगे 1945 से लेके 1953 तक का चरण। तो इसमें क्या है, कुछ घटनाक्रम वगैरह है। देखिए, कुछ कुछ घटनाएं आपको याद रखना है, और जब भी आप किसी भी आंसर को देखेंगे कि जैसे वेस्ट एशिया से पूछ लिया या अफ्रीका से पूछ लिया, उपनिवेशों की समस्याएं, तो लगभग ऑलमोस्ट सेम रहती है, सिर्फ एग्जाम्पल बदल जाते हैं। आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, तो प्रथम चरण में जैसे 1945 से 53 में कुछ इंपॉर्टेंट जो घटनाक्रम है वो देखेंगे अपन। जैसे कि आप देखेंगे कि 1945 में फरवरी में, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, फरवरी 1945 में एक सम्मेलन होता है जिसको बोला जाता है याल्टा सम्मेलन। याल्टा सम्मेलन, इसमें क्या होता है, ये याल्टा जो है आपका क्रीमिया में एक स्थान है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूएसए, आपका यूएसएसआर और आपका ब्रिटेन,
ये इकट्ठा होते हैं और इनका निर्णय होता है कि भैया ये जो लीग ऑफ नेशंस है उसके स्थान पर यूएनओ की स्थापना करना। आपको पता है जब भी युद्ध होता है, युद्ध के बाद फिर कुछ ऐसी एक वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो महाशक्तियां हैं वो सामने आती हैं और कुछ कुछ जो सुधार की कोशिश करेंगी, कुछ ऐसे मतलब प्रयास करेंगे, तो उसी के संदर्भ में आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि राष्ट्र संघ के स्थान पे अब आप जो है क्या कर दीजिए, यूएनओ की स्थापना कर दीजिए। यहीं पे निर्णय लिया गया था। इसके बाद उन्होंने बोला कि जो आपका पूर्वी यूरोप वाला एरिया है वहां पर आप शीघ्र चुनाव करवा दें, शीघ्र चुनाव करवा दें। अब देखिए आप मैप में आपको याद होगा कि ईस्टर्न वाला यूरोप वाला क्षेत्र, ठीक है ना। और इसमें एक और कि पोलैंड और जर्मनी के मुद्दे को लेकर यहां पर फिर से अंतिम सहमति नहीं बन पाई थी। पोलैंड और जर्मनी को लेकर जो तनाव था वो रेगुलर यहां पर चला आ रहा था, ठीक है ना। आप देखेंगे कि जुलाई 1945 में ही एक और घटना होती है जिसको बोलते हैं अपन पोर्ट्स डम सम्मेलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पोर्ट्स डम सम्मेलन बोला जाता है। इसमें क्या हुआ, इस सम्मेलन में भी ये सम्मेलन हुआ लेकिन इसमें भी जर्मनी और पोलैंड के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। जर्मनी और पोलैंड के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। देखिए कि किस तरीके से यहाँ अभी भी परेशानी बनी हुई है, ठीक है। आप जर्मनी को देखिए, जर्मनी को क्या किया गया था कि जो आपका जर्मनी वाला एरिया है, तो जैसे ये मान लीजिए नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जर्मनी को ईस्ट और वेस्ट में क्या कर दिया गया था, विभाजित कर दिया गया था। उसके बाद फिर उसको दो और भागों में विभाजित कर दिया गया। तो क्या था कि ये जो प्रभाव था इस साइड में, ये आपका बर्लिन वाला क्षेत्र था, ठीक है। बर्लिन आगे चल के ये बर्लिन भी मतलब क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी में। तो ये क्या है, बर्लिन वाला जो एरिया, ये वाला जो एरिया था इसमें जो है रशिया का मतलब यूएसएसआर का प्रभाव था। इस वाले क्षेत्र में आपका यूएसए का प्रभाव था। इस वाले क्षेत्र में आपका फ्रांस का प्रभाव था। इस वाले क्षेत्र में आपका ब्रिटेन का प्रभाव है। तो देखिए एक ही देश में कितनी सारी जो शक्तियां हैं उनका प्रभाव है। तो क्या वहां पर कभी शांति रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, क्योंकि वहां पर खींचातानी चल रही है, ठीक है ना। 1949 में जो यूएसएसआर वाले क्षेत्र थे उनको छोड़कर बाकी जो 3 क्षेत्र थे जर्मनी के, यूएसएसआर वाला मतलब ये वाला एरिया आपका छोड़ के बाकी ये जो 3 क्षेत्र थे इनका हो जाएगा एकीकरण। तो इन्हीं क्षेत्रों को मिला के बोला जाएगा बाद में क्या कि भैया ये जर्मनी का वेस्ट वाला एरिया है और वो वाला जो एरिया है वो ईस्ट है। मतलब एक तो यूएसएसआर वाला एरिया हो गया, बाकी जो है आपका वो पूर्वी जर्मनी कहा गया। इन तीनों को मिला के जहां पर ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए का प्रभुत्व था, नियंत्रण था। लेकिन अभी भी ये जो है एरिया बचा रहेगा और आगे चलकर आप वही देखेंगे कि बर्लिन नाकेबंदी, बर्लिन ब्लॉकेट की घटना भी यहीं देखी जाएगी, ठीक है ना। तो एक तरफ तो बोल रहे हैं कि उपनिवेश जो है हमको छोड़ना है, ऊपर से जो है अपने उपनिवेश छोड़ने को ये तैयार भी नहीं हो रहे हैं, सिर्फ अपनी प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो बर्लिन, मैंने बताया आपको कि बर्लिन तक को विभक्त कर दिया था इन्होंने ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि अगस्त 1945 में आप देखेंगे, ये कुछ घटनाक्रम है, कुछ एग्जांपल आपको याद रखने हैं, सारे नहीं है ना, क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। अगस्त 1945 में क्या हुआ कि यूएसए ने जापान पर परमाणु बम गिराया, ये सब आपको पता है। और यूएसएसआर ने बोला कि भैया ये तो अब ऐसी कंडीशन थी कि अब तो जापान आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार था, वो तो सरेंडर कर रहा था, फिर भी अगर यूएसए ने बम गिराया, परमाणु बम, तो ये दिखाने के लिए, मतलब इसको ये साम्यवाद के खतरे के रूप में उसको देखेंगे, ठीक है। उसको मतलब यूएसएसआर ने ऐसे प्रिटेंड किया, यूएसएसआर ने ऐसे इस विषय को रखा कि बोला कि भैया ये यूएसए ने जो परमाणु बम गिराया ये जापान के लिए नहीं, ये तो साम्यवाद के प्रति खतरे को दिखा रहा है ना। तो यहां से जो एक वैश्विक राजनीति में जो सुपर पावर है, जो आपकी महाशक्तियां हैं, उनके बीच में क्या होगा, एक संदेह मतलब एक आशंका उत्पन्न होगी और इसी के कारण ये पूरा तनाव जो है आपको देखने को मिलेगा शीत युद्ध के दौर में, ठीक है। 1946 में एक बोला जाता है वाक युद्ध, मतलब देख लेंगे, जैसे मुझसे नहीं बोलते कि उसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे, वैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो 1946 में एक आपका वाक युद्ध होता है, उसमें स्टालिन जो थे आपके यूएसएसआर वाले, आपको पता होगा स्टालिन की नीतियां वगैरह सब अपन ने पढ़ा है। तो स्टालिन ने यह घोषणा की थी कि साम्यवाद और जो आपका पूंजीवाद है, साम्यवाद और पूंजीवाद, आगे चल के आप देखेंगे तो इसमें भी आपको क्या बदलाव दिखाई देगा। अभी अपन पूरा दौर देखेंगे। तो अभी क्या बोलेंगे, स्टालिन बोलेंगे कि भैया जो साम्यवाद है और जो पूंजीवाद है इसका किसी भी तरीके से को एग्जिस्टेंस मतलब सह अस्तित्व संभव नहीं है, ये साथ साथ नहीं रह सकते। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला कि भैया जो पूंजीवाद है इसका पतन निश्चित है,
ठीक है, इसका जो है पतन निश्चित है। इसके पश्चात आप देखेंगे चर्चिल जो थे आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, और चर्चिल ने साम्यवादी व्यवस्था की कठोर शब्दों में आलोचना भी की, और पूर्वी यूरोप जहां पर मतलब यूएसएसआर ने अपना क्षेत्र बनाए रखा था, अपना नियंत्रण बनाए रखा था, तो पूर्वी यूरोप में रूस की नीतियों के लिए उन्होंने आयरन कर्टेन जैसे शब्द का यूज किया, मतलब लौह आवरण शब्द का यूज किया, प्रयोग किया। इससे भी दोनों गुटों के बीच में लगातार जो अविश्वास था, संदेह था, वो बढ़ता चला गया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो 1946 से 1947 के अंत तक, 1946-47 के अंत तक यूएसएसआर ने क्या किया कि जो आपका पूर्वी यूरोप था उसके अधिकांशतः राष्ट्रों पर न केवल पकड़, जो अपनी पकड़ थी, नियंत्रण था, उसको सशक्त किया, साथ ही वहां पर साम्यवादी व्यवस्था की भी स्थापना करने में अपना भरपूर समर्थन दिया, है ना। वहां पर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना भी की। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि रोमानिया हो गया आपका, है ना, रोमानिया हो गया आपका, आपका बुल्गारिया हो गया आपका, ठीक है, मैसेडोनिया हो गया आपका, फिर आपका हंगरी हो गया, अल्बानिया हो गया, है ना। तो इस तरीके के देशों में उसने साम्यवादी व्यवस्था, मतलब अब साम्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के बीच में आप देखिए किस तरीके की प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो इन इन ये जो देश हैं आपके, पोलैंड हो गया आपका, रोमानिया हो गया आपका, बुल्गारिया हो गया, अल्बानिया हो गया, मैसेडोनिया हो गया, हंगरी हो गया, इनको बोला गया कि भैया ये सैटेलाइट देश हैं, इन्हें उपग्रह देश भी बोला गया। ठीक है, कि ये अपने हितों के लिए, अपने हितों के लिए, अपनी विचारधारा के अनुरूप अब राष्ट्रों को क्या कर रहे हैं, उस तरीके से उनको निर्मित कर रहे हैं, उनकी राजनीति को वहां पर प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो 1947 में एक बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके यूएसए के प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। और ट्रूमैन जो थे, तो ट्रूमैन जो है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है कि यूएसएसआर जो आपका, देखिए आप साम्यवादी धड़ा जो है आपका, साम्यवादी जो यूएसएसआर है उसकी जो नीतियां थी वो आक्रामक होती जा रही थी। तो ट्रूमैन ने ये घोषणा की कि अब जो यूएसए है आपका, जो मुनरो की आपकी आइसोलेशन की पॉलिसी थी, जो पृथकतावादी नीति थी, तो भैया उस रास्ते पे यूएसए नहीं चलेगा। अब यूएसए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय तौर पर अपनी भागीदारी का निर्वहन करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। क्यों? क्योंकि उसने रीजन दिया कि यूएसए की ये जो पृथकतावादी नीति थी उसी के कारण दुनिया को 2 वर्ल्ड वॉर देखने मिला है, मतलब 2 वर्ल्ड वॉर का सामना करना पड़ा है। तो आने वाले समय में ऐसी कोई स्थिति ना हो, इसलिए अब हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति से अलग थलग नहीं रहेंगे, हम सक्रिय तौर पर अपने क्या है, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। और जहां कहीं भी उन्होंने अपने उसमें लिखा था, घोषणा में उन्होंने जो घोषणा की ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में, उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी सशस्त्र जो आपके अल्पसंख्यक हैं, मतलब कि साम्यवादी हैं, उनके द्वारा नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा, अमेरिका वहां हस्तक्षेप करेगा। अमेरिका क्या करेगा? वहां पर हस्तक्षेप करेगा। ये उन्होंने घोषणा की। इसके पश्चात उन्होंने यूनान और जो टर्की वाला एरिया है वहां पर साम्यवादियों के विरुद्ध उन्होंने आर्थिक और सैन्य सहयोग भी देना चालू कर दिया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से राइज ऑफ यूएसए हुआ है, कि भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस स्थिति तक आया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में किस स्थिति तक आया। अगर सारी की सारी कहानी आपके दिमाग में रहेगी ना, तो बस कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य और कुछ एग्जाम्पल लेके आप बहुत अच्छा मार्क्स जो है वहां पर गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे कि जो साउथ ईस्ट वाला, यूरोप वाला, जो बाल्कन वाला क्षेत्र, तो वहां तो समाजवाद और साम्यवाद के रंग में रंगा ही हुआ था, वो पहले से आप देख रहे हैं, यूएसएसआर के प्रभाव में भी है वहां पर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो 1947 में ही यूरोपीय 1947 में ही जो यूरोपीय क्षेत्र थे उनके बोला गया कि भैया आर्थिक पुनरुत्थान के लिए, किस लिए? आर्थिक पुनरुत्थान के लिए एक योजना लाई गई, और उस योजना का जो नाम था, उसका नाम रखा गया कि भैया मार्शल योजना। मार्शल योजना, अब ये जो मार्शल योजना है ना, इसको बोला जाता है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, मतलब आर्थिक कूटनीति के दृष्टिकोण से इसको आप देखिए। तो ये लाई गई, बोला गया कि आर्थिक पुनरुत्थान के लिए मार्शल योजना लाई गई है। मार्शल जो थे आपके यूएसए के अमेरिका के फॉरेन जो आपके मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे। ठीक है ना, इसकी आलोचना जो है स्टालिन बोलेंगे कि भैया ये जो है ना आपका, ये डॉलर साम्राज्यवाद है, और उसकी निंदा भी करेंगे। ठीक है ना, तो यहां तक क्या है, आप देख रहे हैं यूएसए किस तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब इसी में आप देखेंगे कि रूसी प्रतिक्रिया क्या है, यूएसएसआर की क्या प्रतिक्रिया है। हमको 2 ही तो बड़ी शक्तियां हैं जो मेनली देखना है हमको 45 से 91 के बीच में, मतलब रशिया जो यूएसएसआर है, और आपको यूएसए देखना है ना। तो वो उसी चरण में अपन देखते चले जा रहे हैं। तो इसी दौर में आप देखेंगे तो 1947 में यूएसएसआर क्या करेगा, एक जो है आपका कॉमन फोम की स्थापना करेगा। ठीक है, और
उसका उद्देश्य केवल यही रहेगा कि जो जो अभी अपन देख रहे थे सैटेलाइट जो देश है उसमें साम्यवाद का जो यूएसएसआर का मॉडल है उसकी स्थापना किस तरीके से किया जाए, है ना, मतलब यूएसएसआर स्टाइल ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, इसके अलावा वो फिर आर्थिक सहयोग के लिए क्या किया, यूएसएसआर ने एक योजना लाई और उस योजना का नाम था आपका मॉल्टोव योजना। ठीक है ना, ये आर्थिक पुनरुत्थान जैसे उधर चल रहा था वैसे इधर भी चल रहा है। ठीक है ना, इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया 1948 में यूएसएसआर ने आक्रामक रूप धारण कर लिया और एक तरीके से देखेंगे आप तो चेकोस्लोवाकिया जो है आपका वहां पर साम्यवादी सरकार की वो स्थापना भी करेंगे और बलपूर्वक करेंगे, जबरन करेंगे। ठीक है ना, मतलब एक तरफ तो अब देखिए किस तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है कि एक तरफ तो भैया जो साम्यवाद है वो तो उपनिवेशवाद के बिल्कुल विरुद्ध में है। आप 1918 से ही देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से जब वहां रूसी क्रांति होती है, और एक तरफ आप दूसरे के ऊपर जबरदस्ती अपनी सरकार थोप के उस पर नियंत्रण भी बिठा रहे हो। तो कहते हैं ना कि भैया अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ नहीं होता है, सबसे सर्वोपरि होता है राष्ट्र का हित। ठीक है, तो वहां पर चेकोस्लोवाकिया में लोकतांत्रिक सरकार थी 1948 तक और वहां पर यूएसएसआर ने जबरदस्ती साम्यवादी सरकार बिठा दी थी। ठीक है, इसके बाद एक जो घटना है 1948-49 आप देखेंगे तो ये बर्लिन नाकेबंदी है। दरअसल वही था कि ईस्ट और वेस्ट वाला पार्ट एक तरफ रशिया का इलाका था और बाकी सब जगह जो था वो एकीकरण हो गया था। तो अब ये क्या है कि भैया यूएसए है, फ्रांस है, आपका ब्रिटेन है, तो उनके प्रतिपक्ष में इन्होंने नाकेबंदी कर दी थी, मतलब समझ रहे हैं, चारों तरफ से ब्लॉकेज कर दिया था बर्लिन को, और इसे शीत युद्ध का प्रथम चरमोत्कर्ष भी माना जाता है, मतलब फर्स्ट क्लाइमेक्स, कि इसमें बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए थे ये। ठीक है ना, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है आपका ये एग्जांपल बर्लिन नाकेबंदी। इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो शस्त्रों को लेकर भी प्रतिस्पर्धा आप देखेंगे। शस्त्रों को लेकर आप प्रतिस्पर्धा जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि 1949 में 49 के पहले 1945 वाला आपको पता ही है कि जब परमाणु हमला कर देता है आपका यूएसए। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा कि 1949 में, क्योंकि वो साम्यवाद को खतरे के रूप में देखते भी है स्टालिन, ये जो आपका परमाणु बम जापान पे गिराया था यूएसए ने, तो 1949 में जाके यूएसएसआर परमाणु बम परीक्षण कर लेगा। 1952 में यही जो परीक्षण आपका ब्रिटेन कर लेगा, 1960 में आपका ये फ्रांस कर लेगा और 1964 में आपका चाइना कर लेगा। और उसके बाद बोल देंगे कि भैया ऐसा है कि अब न्यूक्लियर अप्रसार करो, तो भारत उसका विरोध भी करेगा कि अच्छा ये तो भैया आपका शक्ति संतुलन के विरोध में हो जाएगा कि आप तो जितनी सुपर पावर से आपने कर लिया है ना परीक्षण और हम ना करें, है ना, तो वो आपका आईआर का डोमेन है, फिर भी उसको समझते चलिए। इसके बाद आप देखेंगे तो कुछ एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे 1952 में आपका यूएसए जो है हाइड्रोजन बम बनाएगा, तो 1953 में यूएसएसआर भी बनाएगा। अब देखिए प्रतिस्पर्धा हर स्तर पे होगी। अगर अंतरिक्ष में कोई मिशन भेजा जाएगा, है ना, स्पुतनिक वो भेजेगा, तो फिर नासा यूएसए कुछ और भेजेगा, तो मतलब अभी भी ये चीजें देखी जाती हैं, उस समय ये चरम में था। ठीक है ना, इसके बाद अगर आप देखेंगे कि अगर इसी दौर में अपन बात कर रहे हैं तो अब अपन देखते हैं कि एशिया में क्या कंडीशन थी उस समय शीत युद्ध के दौरान। तो उस समय आप देखेंगे कि चीन में जो है आपकी साम्यवादी क्रांति हो जाएगी। ठीक है, फिर आप एक चीज देख रहे हैं वहां पर नॉर्थ और साउथ कोरिया वाला जो आप मैटर देख रहे हैं, कोरिया संकट, उसमें भी यूएसएसआर की भी अपना प्रभाव है, यूएसए का भी प्रभाव है। तो विचारधाराओं के आधार पर जो शीत युद्ध के केंद्र थे ना वो बस बदलते चले जाएंगे, बाकी ऑलमोस्ट जो है रीजन हर जगह सेम होंगे। जैसे आप और भी देख सकते हैं वियतनाम में क्या था, यही तो था कि भैया वहां भी विचारधारा का संघर्ष, और वहां पर देखिए आंतरिक जो चीजें हैं वो तो खराब थी ही, क्योंकि ये सब उपनिवेश थे, तो वहां पर आर्थिक स्थिति, शिक्षा का स्तर, राजनीतिक स्थिति, है ना, जो मनोवैज्ञानिक स्थिति थी वहां पर लोगों की, वो पहले से ही खराब थी। उसके बाद विचारधाराओं के आधार पर जो महाशक्तियों के संघर्ष के कारण वो शीत युद्ध के केंद्र बने हुए थे। जैसे भारत पर अब आप बहुत सारे एशिया में शीत युद्ध के उदाहरण देख सकते हैं, जैसे भारत पाक युद्ध है, अरब इजराइल युद्ध है, आपका वियतनाम संकट है ना, तो इन सबको आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो यहां पर अपन ने क्या देखा कि यहां पर अपन ने देखा कि कौन कौन से जो है आपके यहां पर 1945 से 53 के बीच की मुख्य घटनाएं थी और शीत युद्ध का दौर क्या था। अब शीत युद्ध के अगर कारणों की चर्चा करें अगर अपन कि भैया ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कारण हैं, तो देखिए आपको सारे कारण पता है, सिर्फ आपको उसको क्या करना है, यहां पर कलेक्ट करना है। जैसे सबसे पहली बात क्या कि बोला जाता है कि जो शीत युद्ध के कारण है, सबसे पहला बात बोली जाती है कि विचारधारा के संदर्भ में टकराव था, है ना, मतलब साम्यवादी व्यवस्था जो है वो न केवल
पूंजीवादी व्यवस्था, देखिए पूंजीवादी व्यवस्था कब से, जब से अमेरिकी क्रांति हुई, एडम स्मिथ आए और उन्होंने बोला कि भैया लेसिस फेयर मतलब अहस्तक्षेप का सिद्धांत, इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथों से इकोनॉमी चलेगी, सरकार का नियंत्रण नहीं चाहिए। तो भैया जो 150-200 साल तक व्यवस्था चली आ रही थी उसको चुनौती कब मिली, 1917-18, जब 17 में आपकी रूसी क्रांति हो जाती है। तो साम्यवादी व्यवस्था ने न केवल पूंजीवादी व्यवस्था का विकल्प ही प्रस्तुत किया, बल्कि वो पूंजीवादी व्यवस्था के पतन को भी समर्थन देता है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में 19वीं सदी से ही विचारधारा के संदर्भ में टकराव देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि परस्पर जो था इनके बीच में अविश्वास की स्थिति, मतलब म्यूचुअल मिसट्रस्ट बोला जाता है उसको। ठीक है, म्यूचुअल जो है आपका वो मिसट्रस्ट की बात करते हैं। ठीक है, परस्पर संदेह। तो आप देखेंगे कि इसमें 1917 से 1939 का एक दौर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद 1939 से 45 के बीच में इसमें अलग अलग विचारधारा के लोग भी एक ही गुट में शामिल होकर युद्ध करेंगे। आप देखेंगे 1739 के बीच में तो रूसी क्रांति के दौरान जो लेनिन लेनिन के जो विरोधी गुट थे, है ना, विरोधी गुट थे, उनको क्या कर रहे थे, ये पूंजीवादी जो राष्ट्र थे उनको वो समर्थन दे रहे थे। ठीक है, और जो फांसीवादी शक्तियां थी, अब देखिए ये सब अपन पढ़ चुके हैं, तो वहां क्या कर रहे थे, वो तुष्टिकरण की नीति, अलग थलग रहना, भैया कि हमको मतलब नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, जर्मनी के साथ बुरा तो हुआ ही है वर्साई की संधि से, तो थोड़ा कुछ इसको कर लेने दो, ये ठीक हो जाएगा। ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। मतलब क्या कर रहे थे ये, कि यहां पर देखिए किस तरीके से म्यूचुअल मिसट्रस्ट था, कि रूसी क्रांति के दौरान जो लेनिन विरोधी गुट थे उनको पूंजीवादी राष्ट्र का समर्थन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि साम्यवाद किसी तरीके से अब प्रसार ना होना पाए, इसका अंत हो जाए। फिर उसके साथ ही वो फांसीवादी शक्तियों के प्रति तुष्टीकरण की नीति के फलस्वरूप, जो तुष्टीकरण की नीति थी उसके कारण यूएसएसआर की आशंका जो थी वो निश्चित थी। दोनों के कारण होगा, एक तो आप पूंजीवादी राष्ट्र जो है वो साम्यवाद के खिलाफ समर्थन कर रहे हैं, ऊपर से तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं जो फांसीवादी शक्ति है, तो उससे लगा ना यूएसएसआर के मन में आशंका जो है वो निश्चित थी कि उनके मन में आशंका हो। तो एक तो ये आप रीजन देखेंगे। दूसरा रीजन आप देखेंगे कि इसी तरीके से अगर पूंजीवादी राष्ट्र देखेंगे तो उन्होंने भी क्या किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से यूएसएसआर के अलग होने की घटना को वो देखते हैं कि भैया प्रथम विश्व युद्ध से ये तो बिल्कुल अलग थलग हो गया यूएसएसआर, इसने तो बोल दिया कि भैया हम उपनिवेशवाद के खिलाफ हैं, हम अलग हो गए। तो एक तो उस घटना के कारण, और दूसरा जो यूएसएसआर ने जो 10 वर्षीय अनाक्रमण का समझौता किया था उसको भी संदेह की दृष्टि से देखा। ये सब पॉइंट्स अपन देख चुके हैं। ठीक है ना, तो ये कारण में फिर उसके बाद 1939 से 45 के बीच में आप देखेंगे तो सबसे पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध के जो आरंभिक चरण में यूएसएसआर ने क्या किया, मौका देखते ही पोलैंड पर अपना कब्जा कर लिया। अब एक तरफ तो यहां लड़ाई हो रही है, ऊपर से वो क्या कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र को विस्तारित करने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ ही उसने पूंजीवादी राष्ट्र को सहयोग नहीं दिया। जब हिटलर पूरे के पूरे मतलब यूरोप में तहलका मचा रहा था, मतलब वहां पर पूरी तहस नहस कर रहा था, तो उस समय जो यूएसएसआर था, रशिया था, वो अपने क्षेत्र को बढ़ाने में लगा था और किसी भी तरीके से शुरुआती दौर में उसने पूंजीवादी राष्ट्र को सहयोग नहीं दिया। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने हितों के लिए पूरे विश्व को विश्व युद्ध में ढकेल दिया जाएगा। इसी प्रकार हिटलर ने जब रूस पर आक्रमण किया, अब जब हिटलर है आपका रूस पे आक्रमण करेगा तो फिर इसी के उलट जो यूएसएसआर है उसने बोला कि पूंजीवादी राष्ट्रों से बोला कि द्वितीय मोर्चा खोलने का आग्रह किया, लेकिन पूंजीवादी जो राष्ट्र थे वो यहां पर भी तुष्टीकरण की नीति अपनाएंगे और इसको टालते रहेंगे। तो इसके कारण क्या होगा, दोनों के बीच अविश्वास ही तो बढ़ता जाएगा। तो अपन देख रहे हैं किस तरीके से अविश्वास, किस तरीके से असंतोष बढ़ता जाएगा, जिसके कारण शीत युद्ध आकार ग्रहण करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि 1945 के पश्चात की जो परिस्थितियां थी उसमें क्या हुआ। तो 45 के पश्चात आप देखेंगे तो रूस के द्वारा क्या किया गया कि पूर्वी जो यूरोपीय राष्ट्र थे वहां पर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करने लग गए वो। ठीक है, और यूएसए के द्वारा ये जो यूएसएसआर की जो नीति थी इसका सक्रिय विरोध किया जाएगा। ठीक है, और रूस की जो यूएसएसआर है उसकी जवाबी कार्यवाही से ये स्पष्ट था कि विश्व जो है वो शीत युद्ध में प्रवेश कर गई है, इसीलिए बोला जाता है कि शीत युद्ध का दौर है। ठीक है, और बर्लिन नाकेबंदी जैसे जो आपके रीजन है उसके कारण तो शीत युद्ध से संबंधित जो सारे संदेह थे वो यथार्थ में परिवर्तित हो गए और वैश्विक समुदाय को एक नए युद्ध का सामना करना पड़ गया जो मनोवैज्ञानिक तौर पर था। और उसके केंद्र जो है आपके कई दिखाई देंगे, चाहे वो अरब में देख लीजिए, अरब इजराइल में देख लीजिए, चाहे आप बाल्टिक देश में देख लीजिए, ठीक है ना, तो चाहे आप कहीं भी
देख लीजिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन का मुद्दा, सीरिया का मुद्दा, इराक, ईरान, यहाँ सब क्या था, यहाँ यही आपको देखने को मिलेगा कि ये शीत युद्ध के ही केंद्र बनते चले जाते हैं। बोलते हैं ना कि भैया ये जो तालिबान का मुद्दा है, आतंकवाद का मुद्दा है, ये कहाँ से जनरेट हुआ है, तो सुपर पावर्स ने किया है। ठीक है, अब एशिया में जो शीत युद्ध था उसके संदर्भ में हम देखेंगे कि क्या क्या था, उसी दौर की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि माओ से तुंग जो आपके माओ थे, ठीक है ना, तो चीन में क्या होता है, राष्ट्रवादी और साम्यवादी जो है आंदोलन हो जाता है। इस संदर्भ में जब हम देखते हैं एशिया में उस टाइम में, तो अपन देखते हैं चीन को देखते हैं, कोरिया को देखते हैं और वियतनाम को देखते हैं। किसको देखते हैं? चीन, कोरिया और वियतनाम को देखते हैं। तो चीन में क्या था कि आप चीनी तरबूजे का बंटवारा वगैरह अपन पढ़ते हैं, जब मतलब 1850 और 19वीं सदी के टाइम पे अपन देख रहे थे, तो वहाँ पर चीन में क्या था कि इतना समझिए आप कि चीन में बाह्य जो शक्तियाँ थी उनका नियंत्रण था, तो उसका कई भागों में विभाजन और कर दिया जाता है। फिर आगे चल के वहां पर राष्ट्रवादी और साम्यवादी आंदोलन होता है, जिसके बाद फिर आपका रिपब्लिक चाइना बनता है। ठीक है, तो वो क्यों बनता है? वो वैसे ही भारत के जैसे वहां भी रीजन रहा होगा कि जो विदेशी नियंत्रण था उसके संदर्भ में प्रतिक्रिया किसकी? चीनी राष्ट्रवादियों की। ठीक है, उसके बाद वहां पर क्या रीजन रहे होंगे? वही सेम, आधुनिक शिक्षा के प्रसार के स्वरूप चीन में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार और उदय हुआ। 1911 में चीनी क्रांति हुई और उसके द्वारा वहां पर जो राजतंत्रात्मक, मतलब जो आपका मुनार था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था, उसको समाप्त कर दी गई। हम लोग उसी थीम पे पढ़ रहे हैं अभी भी कि लोकतंत्र और पूंजीवाद की विकास यात्रा, उसी के संदर्भ में हमने पूरा विश्व इतिहास देखा है। तो 1911 में चीनी क्रांति हो गई, वहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था खत्म कर दी गई। ठीक है, और उसके बाद वहां पर एक नेता थे सन्यात सेन, केएमटी मतलब पार्टी थी वहां की उसके, तो उन्होंने वहां पर लोकतांत्रिक मतलब जो आपकी लोकतांत्रिक सरकार थी, है ना, जो लोकतंत्र के उपागमों पर संचालित होने वाली सरकार थी, जो लोकतांत्रिक सरकार थी, जो उदारवादी सरकार थी, उसकी स्थापना की कोशिश की गई थी सन्यात सेन के द्वारा। ठीक है, लेकिन वो वहां पर ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। उसके समक्ष जो चुनौतियां थी ना, बहुत सारी थी। पहला तो ये कि विदेशी नियंत्रण था। ठीक है, अब विदेशी नियंत्रण था तो वहां पर क्या था, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस तो थी ही विचारधारा के आधार पर। उसके बाद क्या था कि वहां पर आप देखेंगे तो योद्धा जो थे ना, वो योद्धा सामंतों का नियंत्रण था वहां पर। उसके बाद ये कि वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति लोगों में आस्था पैदा करना भी कठिन था। ठीक है, साथ ही वहां पर जो साम्यवादी विचारधारा का प्रसार था उससे भी निपटना था। उसके अलावा वहां पर लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं थी। फिर वहां के जो लोग थे, वहां लोकतंत्र के अनुभवी संचालक लोगों की भी कमी थी। तो 1921 में जो आप माओ से तुंग का नाम सुनते हैं, माओ जिसको बोलते हैं आप, तो 1921 में माओ के नेतृत्व में चीन में आपकी साम्यवादी पार्टी की स्थापना होगी। साम्यवादी पार्टी की स्थापना होगी। देखिए, ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सिस्टम है, और सारे के सारे जो देश हैं, जो उपनिवेश हैं, उनकी स्थिति तो पहले से ही खराब है। तो हर किसी को विकल्प चाहिए, हर किसी को राहत चाहिए, हर किसी को कल्याणकारी सरकार चाहिए। तो बस कोई एक नेतृत्व करता, जैसे वहां इटली में आपके मुसोलिनी, हिटलर, जो जैसे मतलब जहां से भी जनता को लगेगा कि नहीं यहां से कल्याण हो सकता है, वो उनको समर्थन देंगे। ठीक है, तो यहां पर माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना हो गई। और इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, जो आपकी दो पार्टी थी, सीसीपी एक पार्टी है और एक आपकी केएमटी पार्टी है, ठीक है, चाइना की, तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि योद्धा सामंतों पर नियंत्रण किया। ठीक है, लेकिन जो सीसीपी की लोकप्रियता थी उसको देखते हुए जो आपके चांग काई शेक, एक केएमटी के नेता हैं, केएमटी के नेता हैं जो आपके चांग काई शेक ने सीसीपी पर प्रहार किया, है ना, प्रहार किया, क्योंकि अब दोनों पार्टी ने तो साथ में मिलकर नियंत्रण कर लिया योद्धा सामंतों पर, जो बाहर से थे, है ना, उन पर नियंत्रण, लेकिन आपस में पार्टी में क्लैशेस था, तो वो एक दूसरे की आलोचना करते हैं। और इसी समय माओ का लॉन्ग मार्च अत्यंत चर्चित रहा। मतलब माओ ने ऐसा किया था कि आप समझ लीजिए कि 3400 मील की जो दूरी थी उसको क्रॉस करके माओ जो है वो कॉर्नर तक, मतलब आप देखते हैं कि मतलब उन्होंने बहुत ही चतुराई से लॉन्ग मार्च करके वो वहां से निकल जाते हैं, दोनों के बीच में मतलब प्रहार होने से, दोनों के बीच में क्लैशेस होने के बावजूद। फिर उसके बाद जब जापानी आक्रमण होता है चीन में 1936-37 के दौरान, तो उस दौरान जो केएमटी थे और जो पार्टी है दो आपकी, है ना, और एक आपकी सीसीपी है, एक तो आपकी माओ की पार्टी हो गई और एक चांग काई शेक की, तो इनके मध्य फिर से परस्पर सहयोग देखा जाता है और इनके बीच में समझौता होता है। और जापानियों के विरुद्ध युद्ध में जो सीसीपी है, जो आपकी पार्टी है माओ की, उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद केएमटी के सीसीपी के प्रति
आक्रामक नीति से अलोकप्रियता का भी सामना उसको करना पड़ता है, क्योंकि भैया सब देख रहे हैं सीसीपी अपना काम कर रही है, फालतू की आलोचना कर रही है। तो इस तरीके से जो सोशल बेस था, जो सामाजिक जनाधार था माओ का, वो बढ़ता जा रहा है ग्रास रूट लेवल में, ठीक है ना। और पहले से भी उनका जो ग्रास रूट लेवल पे सपोर्ट था वो काफी बढ़िया था। उसके बाद आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब आपका 1945 से 49 के बीच का समय देखेंगे, तो उसमें चीन में, मतलब चीन पर नियंत्रण को लेकर इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में फिर से संघर्ष होगा, ठीक है। और इसी के कारण केएमटी पार्टी और सीसीपी, जो सीसीपी है आपकी वो माओ वाली पार्टी और चियांग काई शेक वाली, तो दोनों के बीच में संघर्ष होगा। तो इसी के कारण चीन में गृह युद्ध की स्थिति बनेगी, गृह युद्ध चलेगा, वहां पर सिविल वॉर होगा। और इसमें शुरुआती दौर में यूएसए जो है ना, वो मीडिएटर की भूमिका में, मध्यस्थता की भूमिका में आएगा और कोशिश करेगा, लेकिन वो असफल रहेगा, ठीक है। और वो असफल होने पर उसने क्या किया, केएमटी को समर्थन दे दिया। अब जब यूएसए ने केएमटी को समर्थन दे दिया, तो अब दूसरी पावर कौन सी आएगी, यूएसएसआर आएगी। और यूएसएसआर बोलेगी कि भैया हम सीसीपी को समर्थन देते हैं, माओ को देते हैं साम्यवादी। एक धड़ा साम्यवादी हो गया, एक उदारवादी नीति वाले हो गए, है ना। अब देखिए किस तरीके से शीत युद्ध का केंद्र वहां पहुंच गया, चाइना, ठीक है। फिर क्या हुआ, अर्थात चीन का जो आंतरिक संघर्ष था वो एक तरीके से शीत युद्ध का केंद्र बन गया, ठीक है। अक्टूबर 1949 में सीसीपी जो है आपकी माओ की पार्टी, उन्होंने मेनलैंड चाइना जिसको बोलते हैं मुख्य भूमि, ठीक है, वन चाइना पॉलिसी मेनली ताइवान को लेके जो हमेशा चाइना रखता है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, आपने आईआर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें मेनली वो ताइवान को रखता है, फिर हांगकांग को, फिर तिब्बत को, इन सबको वो मतलब वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत चाइना का ही भाग मानता है, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, 1949 में सीसीपी ने मुख्य भूमि जो थी चाइना की, उस पर नियंत्रण स्थापित करके वहां पर स्थापित कर दी साम्यवादी सरकार, जो आज भी आप देखते हैं। और केएमटी जो है वो चाइना से निकल के कहां सरकार बनाएगी, ताइवान में। आज भी आप मुद्दा देखते होंगे ताइवान का, ठीक है ना। चीन के संदर्भ में ताइवान का आज भी आप मुद्दा देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर फिर ताइवान को सुरक्षा भी देगा यूएसए, ठीक है ना। और यही सब क्लैशेस के कारण हैं जो आज भी आईआर में आप देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक अपन ने जो देखा है वो क्या देख लिया कि भैया जो अपना कोल्ड वॉर है, जो आपका शीत युद्ध है वो क्या है, उसके अंतर्गत अपन ने देखा कि पहला चरण देख लिया है हमने, फर्स्ट जो आपका चरण था उसमें हमने देख लिया है 1945 से लेके 53 तक का चरण। इसमें मतलब एशिया में भी शीत युद्ध का जो चरण चल रहा था, चाइना वगैरह, वो भी देख लिया हमने। तो 45, 46, 47, 48, मतलब ये जो ट्रू मैन, शस्त्रों की होड़, चीन में राष्ट्रवाद, साम्यवाद, ये सब जो अपन ने देखा है, शस्त्रों की होड़, तो इस संदर्भ में अपन ने देख लिया है ये दौर। उसके बाद जो है अपन चीन पढ़ रहे हैं, और चीन में भी 1949 के पश्चात वाले भी चीन की एक पिक्चर देख लेते हैं कि आगे चल के क्या था। तो अब क्या होगा कि जब 1949 में देखिए यूएसएसआर ने सपोर्ट किया और सोशलिस्ट गवर्नमेंट बन गई वहां पर, मतलब जो आपकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, उसको आप बोलते ही हैं, साम्यवादी सरकार, ठीक है ना। तो रूस के सहयोग से जो चीनी अर्थव्यवस्था है उसका विकास किया जाएगा, उसका विकास आरंभ किया जाएगा, और रूसी मॉडल पर ही उद्योगों का भी विकास होगा, ठीक है ना। रूसी मॉडल पर उद्योगों का विकास जैसे हमारे यहाँ था, ठीक है, भारी और सैन्य उद्योगों पर बल, ठीक है। और कृषि के क्षेत्र में कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसको सहकारी कृषि बोला जाता है, ये सब कर कौन रहा है, ये सब माओ कर रहे हैं आपके, ठीक है, माओ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि चीन की परिस्थितियों के अनुसार, देखिए यहाँ पर ना बहुत समझदारी दिखाई माओ ने, और इसीलिए चीन जो है, चाइना आज जो है बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी इकोनॉमी में बैठा हुआ है, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि माओ ने क्या किया कि जो रूसी मॉडल था ना उसको चीन की जरूरत के हिसाब से वहां पर क्रियान्वित किया, ठीक है। और उसने चीन की परिस्थितियों के अनुसार वहां की जो आर्थिक नीतियां थी उस पर परिवर्तन किया। इस नीति को बोला गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 1958 में ये नीति लाई गई, मतलब लंबी छलांग की नीति बोला जाता है ना। जैसे कृषि वगैरह वो कराते थे, तो कम्यून जिसको बोला जाता है ना, कम्यून मतलब एक क्षेत्र, है ना, जैसे गांव होते हैं वैसे कम्यून। तो 75,000 लोगों का लगभग एक कम्यून बना दिया, और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब कुछ वहीं पर सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा, शिक्षा है, कृषि है ना, रोजगार है, शिल्प है ना। उस तरीके से वहां पर एक साम्यवादी ढांचा जो है वहां पर पुनर्गठित किया गया, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने क्या किया कि कृषि के विकास पर ध्यान दिया, ठीक है, कृषि के विकास पर ध्यान दिया। अच्छा, यूएसएसआर के विघटन में यही होगा कि जो रूसी मॉडल पर जो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा वो पेट्रोलियम पर और इस पर, और जो उस पर उपभोक्ता जो सामान है, वो जो वस्तुएं हैं, उसकी कमी हो जाएगी, इसीलिए वहां पर यूएसएसआर का विघटन होगा। तो यहाँ पर चाइना में उन्होंने इन्हीं लूप होल्स को सुधार लिया, इन्हीं गलतियों को उसने सुधारा। माओ ने उसने क्या किया, कृषि के विकास,
ठीक है, उसके मशीनीकरण पर ध्यान दिया। फिर कृषि से संबंधित जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो आधारभूत ढांचा था, उसके विकास के लिए उन्होंने काम किया, है ना। उसमें कम्यून सिस्टम लागू किया। उसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी चीज जो किया वो किया श्रम, जो आपका श्रम प्रधान और जो आपके कौन से कुटीर उद्योग हैं उन पर बहुत ज्यादा बल दिया। ये लेबर इंटेंसिव वाला है ना। श्रम मतलब श्रम सघन भी बोला जाता है, श्रम प्रधान भी बोला जाता है, श्रम प्रधान और कुटीर उद्योगों पर आज भी बोला जाता है ना। मेंस में क्वेश्चन पूछा भी गया था यूपीएससी में कि भैया लेबर इंटेंसिव जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उस मतलब वो किस तरीके से उपयोगी हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में। तो वो काम माओ ने तभी किया था 60 के दशक में, ठीक है। हालांकि आरंभ में आप देखेंगे तो इस नीति को जो माओ की थी बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। चीन को अकाल का भी सामना करना पड़ेगा, ठीक है। पार्टी के भीतर भी जो उनकी आर्थिक मतलब नीतियां थी जो परिवर्तन की जा रही थी, तो उनमें परिवर्तन की मांग की जा रही थी। बोला जा रहा था कि भैया बहुत मतलब इसके कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, परिणाम नहीं आ रहे, तो माओ की आलोचना भी होगी, लेकिन दीर्घकाल में इसके फायदे देखने को, लाभ देखने को मिलेंगे चाइना को, ठीक है ना। मतलब वहां पर ग्रेट फेमाइन का दौर भी था उस समय पे, ठीक है। और 1966 से 76 के बीच में इसीलिए जो है वहां पर अस्थिरता, आंतरिक अशांति भी रहेगी। 5 से 6 लाख लोग मारे जाएंगे, ठीक है ना। राजनीतिक स्तर में किसी भी तरीके की वहां पर क्या उदारीकरण वाली नीति माओ ने नहीं अपनाई थी। उदार नीति, उदार मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो वैसी कोई नीति उन्होंने नहीं अपनाई थी। इसी पृष्ठभूमि में जब वहां पर कई सारे मतलब आंतरिक अशांति होने लग गई, अराजकता होने लग गई, तो इस पृष्ठभूमि में जब आलोचना होने लग गई, तो माओ ने एक घोषणा की, बोला कल्चरल रिवॉल्यूशन, मतलब सांस्कृतिक क्रांति। और उसको उसने उस फेज में बोला 1966 से 76, और इस दौरान 5 से 6 लाख लोग मारे जाएंगे। उसने उस नीति को अपनाया माओ ने, और इसके अंतर्गत पार्टी के अंदर जो भी लोग उसका विरोध कर रहे थे, यहां पर कोई भी रिजिडिटी मतलब कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, टोटल रिजिड है माओ। जो भी आलोचना करेगा उसको निपटा देगा वो। तो जिन लोगों ने उसका विरोध किया, है ना, उसको उसने इस तरीके से बताया लोगों को कि उस पर पुरानी संस्कृति के लोगों का क्या है, प्रभाव है, और वो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए हम अपने देश में शुद्धिकरण कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं भैया, साम्यवादी देश है हमारा, ठीक है। तो छात्रों और माओ के समर्थकों के द्वारा लाखों की संख्या में विरोधियों की हत्याएं कर दी गई। इस तरीके से पूरी जनता को अपनी आइडियोलॉजी में किस तरीके से ये लोग रख कर अपना काम करते हैं, आप देखते रहिए, ठीक है, कि किस तरीके से कर रहे हैं। वहां पर हिटलर था, स्टालिन था, अब माओ है, ठीक है। तो छात्रों और माओ ने मिलके, उनके समर्थकों ने लाखों की संख्या में जो भी उनकी आलोचना विरोध कर रहे थे उनकी हत्याएं की। फलस्वरूप चीन में आंतरिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और जो है आपकी अराजकता जो है वो पीक पे आ गई, ठीक है। और इसी कारण उसे गंभीर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। 1976 में आपके जो माओ हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। और मृत्यु होने के बाद वहां पर आएंगे डेंग जियापिंग, और ये 1978 में बोला जाता है कि ये ओपन डोर पॉलिसी। अब देखिए, है आपकी साम्यवादी सरकार, लेकिन आर्थिक स्तर पर आप उदारीकरण के रास्ते पे चल रहे हो। अब देखिए किस तरीके से राष्ट्रहित सर्वोपरि मतलब चलेगा, है ना। मतलब किस तरीके से सर्वोपरि होगा आपका क्या, राष्ट्रहित, ठीक है, राष्ट्रहित। राजनीतिक स्तर पर किसी तरीके की उदारीकरण वाली नीति नहीं है ना, उदार नीति नहीं, बिल्कुल रिजिड है वहां पर, ठीक है, यथास्थितिवादी है वहां पर। और यहां पर आप देखेंगे तो लिबरल हो गए भैया हम तो, हमारे यहाँ अब निजी क्षेत्र आ सकता है। 70 के दशक में ही आप देखेंगे तो जो यूएसए है और चीन है उसके बीच में जो है इकोनॉमिक रिलेशंस बनेंगे, ठीक है ना। तो इस किस तरीके से वैश्विक राजनीति जो है आकार ग्रहण कर रही है आप देख रहे होंगे। तो यहां पर क्या होगा कि जो डेंग जियापिंग है 1976 में माओ की जब मृत्यु हो जाती है, तो जो साम्यवादी पार्टी थी सीसीपी, उसके वो क्या बनेंगे, महासचिव बनेंगे। और महासचिव बनते ही उन्होंने बोला कि भैया जो आर्थिक स्थिति है चीन की उसको सुदृढ़ करने के लिए उदारीकरण के मार्ग पर चलना पड़ेगा, और उदारीकरण के मार्ग पर चलने का निर्णय ले लिया। और उन्होंने बोला कि जो विदेशी पूंजी है आपकी और जो आपकी तकनीकी है वो मोस्ट वेलकम है भैया आप, ठीक है। जो आपकी तकनीक है और जो आपकी विदेशी पूंजी है, मतलब आपका एक तो फंड हो गया, विदेशी पूंजी होगी आपकी, है फॉरेन कैपिटल, और दूसरा जो हो गया आपका क्या, तकनीकी, मतलब तकनीक, इसको आमंत्रित किया उन्होंने। और 1980 में जाके चाइना ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। जबकि वो बोलते थे कि ये तो भैया पूंजीवादी राष्ट्रों की क्या है, प्रातिनिधिक संस्था है, प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है ना। उसी का वो क्या है, सिंबल है, उसी का वो संसूचक है, ठीक है। तो वो ये बोलना चाह रहे थे। उसके बाद खुद ही जाके वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की सदस्यता ग्रहण कर लेगी। 1996 तक आप देखेंगे तो डेंग की सरकार रहेगी। आपने देखा होगा ना टाइगर इकॉनमी वगैरह कितनी जल्दी, मतलब लगभग 1 से 2 दशक तक तो 10 से
15%, 18%, मतलब 2 डिजिट में उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रही है, किसकी? चाइना की। ठीक है, इसके बाद अपन अपन देखें तो इसी दौरान आप देखेंगे एशिया में जो अपन देख रहे हैं शीत युद्ध का जो दौर है उस दौरान पे, तो कुछ एग्जाम्पल में जैसे आप कोरिया देखते हैं। ठीक है, कोरिया युद्ध देखते हैं, कोरिया संकट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कोरिया को देखेंगे ना, तो आप जैसे देखिए कि यहाँ पर आप, मैं बिल्कुल कैसा मतलब सिंबॉलिक मैप बना रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से बना लीजिएगा उसको। यूएसएसआर की सीमा है ये आपकी, और यहाँ से आप देखेंगे तो इधर आपका जो है चाइना लग रहा है, और यहाँ पर कहीं आपका क्या है? कोरिया है। इसमें नॉर्थ वाला पार्ट और साउथ वाला पार्ट। नॉर्थ वाले पार्ट में क्या था? यूएसएसआर जो था वो उसके उत्तरी भाग में चुनाव कराने से हमेशा मना करता था, उसके नियंत्रण में था। साउथ वाला जो पार्ट था वो यूएसए के मतलब प्रभुत्व था, नियंत्रण में था, और उसके अलावा जो है आपका वो यहाँ पर जापान है। तो यही नॉर्थ और साउथ के बीच में 38 डिग्री पैरेलल पे इनको विभाजित किया गया है। ठीक है, और ये इसके बहुत सारे ऐतिहासिक कारण हैं वहाँ पर। नॉर्थ और साउथ में पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा तो अलग है, वहाँ पर और भी कई सामाजिक और जो मुद्दे थे उसके कारण भी वहाँ पर विभाजन बना हुआ था, और कोरिया युद्ध होता है और उसका बंटवारा हो जाता है, और ये जो है शीत युद्ध का ही परिणाम माना जाता है 1950 से 53 के बीच में। ठीक है ना, 1949-50 में आप देखेंगे कि जो नॉर्थ कोरिया था उसने साउथ कोरिया पर आक्रमण भी कर दिया था। ठीक है ना, आप संज्ञा भी देखते होंगे कि नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक को शैतान राष्ट्र भी बोला जाता है ना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो एक ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं उस समय पे, ये एक घटना है आपकी। दूसरी आप वियतनाम क्राइसिस देख सकते हैं, है ना, वहाँ पर उसको इस संज्ञा से भी बोला जाता है कि हिंद चीन राष्ट्रीय आंदोलन, हिंद चीन राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इस पर क्या था? वियतनाम, देखिए वियतनाम पर क्या है, इसको हिंद चीन बोला जाता था, और इस पर जो नियंत्रण था आपका वो फ्रांस का था। देखिए हिंद चीन जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको इस संदर्भ में देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो हर उपनिवेश में जो है आपका वहाँ पर राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है, उन्हें मोटिवेशन मिलता है कि भैया हम भी होम रूल करेंगे, आत्म निर्धारण के सिद्धांत उस पथ पर चलेंगे, और सेल्फ रूल मतलब होम रूल जिसको बोला जाता है कि हम अपने ऊपर जो है सरकार जो है हमारे क्षेत्र पे हमारी ही रहे ना, हम ही रूल करें, कोई विदेशी शक्ति क्यों करे, बाह्य शक्ति। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्रीय चेतना जो है वो अत्यंत मुखर हो जाती है, और उसी के साथ ही वो जो जापान बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, एग्रेसिव हो गया था, और हर कोई अपनी कॉलोनी बढ़ाने की सोच रहा था, तो वहाँ पर वो जापान का भी मुखर विरोध करते हैं। और वियतनाम के एक नेता थे, आपने उनका नाम सुना होगा, हो ची मिन उनका नाम है, और उन्होंने जापान की स्थिति को कमज़ोर करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका भी निभाई थी। 1946 से 54 तक यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम होता है वियतनाम में, और 1954 में आपका हनोई पैक्ट हो जाता है। ठीक है, हनोई समझौता बोला जाता है, और इसमें ही माना गया था कि जो आपका वियतनाम है और जो आपका लाओस है, ठीक है, जो आपका लाओस है और आपका कंबोडिया है, कंबोडिया है, तो ये जो है तीनों के तीनों भिन्न भिन्न देश हैं, है ना, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये भिन्न भिन्न देश है यहीं से। ठीक है, तो ये एक घटना है, और फिर इसके बाद आप देखेंगे तो जो वियतनाम है उसको फिर विभाजित करके और दो भागों में बांटा भी जाता है ना, नॉर्थ और साउथ वाले पार्ट में। तो नॉर्थ वाला जो उत्तरी भाग है वहाँ पर आप चाइना का प्रभाव देखेंगे, और साउथ वाला जो पार्ट है यूएसए का। फिर देखिए दो आइडियोलॉजी, है ना, दो विचारधाराओं का यहाँ पर भी संघर्ष देखा जाएगा, और इसको जो विभाजित किया गया था नॉर्थ और साउथ में, इसको 17 डिग्री समांतर, 17 डिग्री पैरेलल पर किया गया था। ठीक है ना, और 56 से 75 तक फिर वियतनाम में सिविल वॉर चलता है, और 75 में यूएसए वहां से फाइनली सेना हटा लेगा, और फिर वियतनाम का एकीकरण हो जाएगा। तो शीत युद्ध का एक और केंद्र, शीत युद्ध का एक और युद्ध का एक क्षेत्र, बैटल फील्ड वियतनाम भी बना। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल हमको याद रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे तो अरब साइड में, जैसे आप देख लीजिए कि अरब इजराइल संघर्ष को भी देख सकते हैं इस संदर्भ में। जैसे आप अगर देखेंगे मैप में कि जैसे यहाँ पर आपका गोलन हाइट्स वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर आपका लेबनान है, यहाँ पर आपका जो वेस्ट बैंक और आपका क्या है, जॉर्डन है, और यहाँ पर आपका गाज़ा पट्टी वाला इलाका है, यहाँ आप मिस्र देखेंगे, और यहीं पर आपका स्वेज संकट वाला है, और मतलब स्वेज संकट वाला जो आप उदाहरण पढ़ते हैं, है ना, वो भी आप देखेंगे, और उसके अलावा यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हमेशा संघर्ष बना रहा, जिसको अपन अरब इजराइल संघर्ष के रूप में। तो आप अगर उसको देखेंगे ना तो हमेशा जो स्थिति है वो पेट्रोलियम को लेके, अपने हितों को लेके, ठीक है, और सिया सुन्नी का विवाद, तो वहाँ निर्जातीय संघर्ष तो था ही, ऊपर से यहाँ पर जो सुपर पावर से महाशक्तियाँ जाके वहाँ पर स्थिति को और गंभीर कर देंगी, और अपने फायदे के लिए उनको यूज भी करेंगी। ठीक है ना, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो पूरे एशिया में चल रही थी इस दौरान। इसके बाद अपन देखिए पहला चरण अपन ने पूरा देख लिया है, और अब अपन देखने जा रहे हैं शीत युद्ध का द्वितीय चरण। हमको बिल्कुल वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से देखना है, घटनाओं को पकड़ना है, और अपने आंसर को स्ट्रक्चर्ड करना है एंड
और ज़्यादा हमको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो शीत युद्ध का अगर हम सेकंड चरण देखेंगे, सेकंड फेज देखेंगे, सेकंड चरण देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे आपका 1953 से 62 वाला। तो इसमें क्या है कि थोड़ा आप देखेंगे कि तनाव में कमी आती है तो क्यों आती है, और फिर तनाव में वृद्धि होती है तो क्यों आती है। ठीक है, तो तनाव में कमी आती है, क्यों आती है, उसका कारण यह है कि स्टालिन जो थे, जो यूएसएसआर रशिया से संदर्भित जो आप देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रिजिड थे। वो बोल रहे थे कि पूंजीवाद का पतन निश्चित है, पूंजीवाद और साम्यवाद साथ साथ नहीं चल सकते, उनका कोई को एग्जिस्टेंस नहीं, सह अस्तित्व नहीं है। तो भैया स्टालिन की मृत्यु हो जाती है और फिर यूएसएसआर में एक सरकार आती है जिसको बोलते हैं ख्रुश्चेव की सरकार। तो ख्रुश्चेव ने क्या बोला कि पूंजीवादी राष्ट्रों के साथ अब वो पलट दिए अपनी नीति को और बोला सह अस्तित्व की बात की उन्होंने। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक सहायता और जो आपकी सैन्य प्रतिस्पर्धा, आर्थिक सहायता और जो आपकी सैन्य प्रतिस्पर्धा, इनके कारण जो यूएसए और यूएसएसआर की स्थिति थी ना, वो काफ़ी हद तक आर्थिक दबाव महसूस कर रहे थे। उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, जो अर्थव्यवस्था थी देश की, वो डगमगा गई थी। ठीक है, उसके साथ ही आप देखेंगे कि ये सब अपन ये देख रहे हैं कि तनाव में कमी के कारण क्या है। तो 2 पॉइंट्स अपन ने देख लिए। तीसरा ये है कि जो पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र थे, अब क्या था कि जीवन भर से जो ये जो वेस्टर्न यूरोप वाला पार्ट था, वो तो पूरे देश, पूरे विश्व में राज कर लिए। अब जब एक तरफ हो गया आपका यूएसए और एक तरफ हो गया आपका यूएसएसआर, तो बीच में फंसा कौन? आपका वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है, पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र। तो भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये भी घबरा गया कि ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो हम भी तो बीच में फंस जाएंगे। तो ये जो पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र थे, वो भी युद्ध और तनाव से राहत चाहते थे। इसलिए आप देखेंगे कि शीत युद्ध का जो द्वितीय चरण है 53 से 62 का, वहां थोड़ा सा तनाव में कमी आती है। ठीक है, मतलब कमी है तो क्यों आई। अब इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे कि आपने कारण तो बता दिए, अब एग्जाम्पल नहीं देंगे तो, आप तर्क नहीं देंगे तो आपका उत्तर अच्छा कैसे होगा। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कि यूएसएसआर क्या करेगा कि ऑस्ट्रिया के एकीकरण को अनुमति दे देगा। बोले भैया आप इसका एकीकरण कर लो। देखिए, जब जर्मनी 4 भागों में विभक्त किया गया था, तब ऑस्ट्रिया को भी बांटा गया था। मैटरनिक वगैरह के टाइम में अपन ने ऑस्ट्रिया की चर्चा भी की थी, आपको याद होगा। और यहाँ पर जो है आपका ऑस्ट्रिया भी 4 भागों में विभक्त था। तो यूएसएसआर इसी दौर में बोलेगा कि आप इसकी एकीकरण कर दो, एकीकरण को मान्यता दे देगा। इसके साथ ही क्या करेगा यूएसएसआर, जो आपका फिनलैंड वाला एरिया है, फिनलैंड वाला एरिया है, वहां से वो जो अपना नौ सैन्य अड्डा था, वहां से उसको हटा लेगा। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है जिससे तनाव में कमी के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो तनाव के कुछ कारण भी हैं उसमें, है ना। तनाव के कारण भी साथ ही साथ देखे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल तनाव नहीं था। आप 1955 में देखेंगे तो जैसे नाटो की प्रतिक्रिया में आप देखेंगे तो जैसे सैन्य संगठन बन रहा था, भैया यूएसए समर्थित है तो अब यूएसएसआर भी तो बनाएगा। तो 1955 में यही बैलेंस ऑफ पावर होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते, शक्ति संतुलन। जब दोनों तरफ से शक्तिशाली राष्ट्र होंगे तो एक दूसरे पे वो हमला नहीं करते। जानते हैं कि कोई एक भी इतना विध्वंसक हथियार चलाएगा तो सारे का सारा विश्व जो है वो नष्ट हो जाना है। तो तनाव के उदाहरण जो है इसमें भी आप कुछ देख सकते हैं अपवाद स्वरूप कि 1955 में आपका वार्सा पैक्ट हुआ। और वो वार्सा पैक्ट क्यों था? इसीलिए यूएसएसआर के नेतृत्व में एक सैन्य संगठन बनाया गया जो नाटो की प्रतिक्रिया स्वरूप बनाया गया था। उसके अलावा आप देखेंगे सबसे बड़ा एग्जांपल 1956 में सुएज संकट, जब ब्रिटेन जो है 1956 में सुएज पर नियंत्रण खत्म हो रहा था उसका, है ना, तो वो चाहते नहीं थे कि उनके हाथ से चला जाए। तो ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो अरब पे कब्जा कर लेंगे। फिर अरब राष्ट्रवाद के एक सिंबल के रूप में आपने नाम सुना होगा नासिर जी का, तो उस टाइम पे उनका विरोध होगा और वो सुएज संकट, वहां पर भी एक तरीके से जैसे बर्लिन ब्लॉकेड था, तो ये ब्लॉकेड वाला नाकेबंदी, उस पर से अपना अधिकार प्रभुत्व हटाना नहीं चाह रहे थे, तो उसका प्रतिरोध किया जाएगा। और उस प्रतिरोध में जो है आपका यूएसए और यूएसएसआर मिलकर विरोध भी करेंगे इनका। फर्स्ट टाइम ऐसा देखा जाएगा। ये बिल्कुल स्पेशल फीचर था शीत युद्ध और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर। उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल आप और लिख सकते हैं, जैसे आपका 1956 में हंगरी में संकट होता है। ठीक है, उसके अलावा 1961 में बर्लिन की दीवार बनवाई जाती है जिसको शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है, ख्रुश्चेव में। वही बर्लिन जिसको ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया गया, तो भैया दोनों अलग अलग दीवार बना देंगे, यही दीवार जाके टूट जाएगी 90 में, और 91 में यूएसएसआर भी विघटित हो जाएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जाम्पल है वो क्यूबा मिसाइल संकट है ना। क्यूबन जो मिसाइल क्राइसिस बोला जाता है 1962 का, जैसे मान लीजिए कि ये आपका यूएसए है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके द्वीप वगैरह है, कैरेबियन आइलैंड वगैरह, तो यहाँ पर जैसे आपका एक है आपका क्यूबा। तो आपको पता है कि अपन जब अमेरिकी क्रांति देख रहे थे उस समय यहाँ चाइना, मतलब क्यूबा में जैसे जो आपके चीनी वगैरह है और जो उद्योग है, इंडस्ट्रियल जो वहाँ का डेवलपमेंट था वो बहुत अच्छा था। तो आर्थिक आधार पर वो बहुत फायदेमंद था, किसके लिए? यूएसए के लिए। और यूएसए ने ही क्यूबा को स्वतंत्र कराया था, कब? 1898-99 में। तो अब क्या है, यहाँ पर जो है क्यूबा अलग थलग था, वहाँ पर विचारधारा का क्या हो रहा था, क्लैशेज हो रहे थे। यूएसएसआर उसको
क्या करता है, सपोर्ट करता है क्यूबा में सरकार बनाने के लिए, और बोलता है कि आपको अमेरिका के प्रभुत्व से निकलना चाहिए, और उसको सपोर्ट देगा वही उसी तरीके से, और वहाँ पर वो क्या अपना एक बेस बनाना चाहता है। तो ये जो है वो जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ उसका क्लाइमैक्स माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर बिल्कुल आमने सामने आ गए, और लग रहा था कि अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन आगे चल के वो टल जाएगा, ठीक है ना। और 1959 में जो देखिए 1962 में ये क्राइसिस होगा, 1959 में क्या बतिस्ता की गवर्नमेंट थी क्यूबा में, फिर 61 में जो है 59 के बाद 2 साल बाद फिडेल कास्ट्रो ने कहा कि मैं साम्यवादी हूं। आप समझिए बात को, यहां पर भी जो है वो विचारधाराओं का ही क्लैश है और कुछ नहीं है। देखिए ये यूएसए है, ये यहां पर आपका क्यूबा है। अब क्यूबा में क्या हुआ, पहले बतिस्ता की गवर्नमेंट थी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी यूएसए को। अब क्या है कि जैसे फिडेल कास्ट्रो आएंगे 1961 में, बोलेंगे कि मैं तो भैया साम्यवादी हूं। जैसे साम्यवादी सुना, यूएसएसआर दौड़ा चला आया, बोला भैया हम सहयोग करेंगे, आप तो होम रूल करो, अपनी सरकार बना के अपना देश चलाओ। तो यूएसए बोला कि अच्छा, हमारी मतलब बिल्कुल सीमा पे ही आके अब साम्यवाद खड़ा हो गया है। तो यहां पर ही वो बेस बनाने की, क्योंकि जैसे यूएसए कर रहा है कि आप देखेंगे साउथ चाइना सी में, ठीक है, आपका इंडो पैसिफिक जो रीजन है आपका प्रशांत में, जगह जगह पे पूरे विश्व में उसने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। तो वैसे यूएसएसआर ने भी वहां पर बनाया, तो वहां पर अपना बेस बनाने के लिए वहां पर क्या हुए, एग्रीमेंट हुआ क्यूबा में। तो उसी को बोला जाता है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, है ना, क्यूबा मिसाइल संकट। तो यहां पर यूएसए और यूएसएसआर बिल्कुल आमने सामने आ गए थे, लग रहा था कि युद्ध होगा। तो एक ये एग्जांपल हो गया आपका, ठीक है। अब अपन जो देखेंगे दौर, वो तीसरा चरण देखेंगे अपने शीत युद्ध का, जिसमें हम देखेंगे 1962 से लेके 1979, मतलब 1979 का दौर, और इसको बोला जाता है तनाव शैथिल्य का दौर, मतलब डेटांट भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना, मतलब डेटांट बोला जाता है। तो देखिए वो डेटांट जो वर्ड है उसका मतलब ये है कि जो तनाव शैथिल्य, मतलब तनाव में कमी, मतलब तनाव जो है वो बिल्कुल क्या मिनिमल कंडीशन में आ गया, बिल्कुल शैथिल्य हो गया। देतांत इसलिए बोला जाता है कि दोनों गुटों पे क्या था कि बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव था, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर पश्चिमी यूरोपीय जो राष्ट्र थे वो भी भैया इस तनाव से हटना चाह रहे थे, उनका भी दबाव था, ठीक है। उसके अलावा जो तृतीय विश्व था, जैसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, ठीक है, जो उपनिवेश स्वतंत्र हो रहे थे, उनके द्वारा भी तनाव कम करने की बात की जा रही थी, जैसे नैम वगैरह है आपका, है ना। तो उसके अलावा क्यूबा संकट के दौरान संभावित युद्ध का जो खतरा था उससे भी दोनों गुट भयभीत थे। तो इसमें क्या होगा कि 1963 में एक बिल्कुल नई चीज देखने को मिलेगी आपको कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक हॉटलाइन स्थापित की गई। हॉटलाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि राष्ट्र प्रमुखों के बीच प्रत्यक्षता संवाद के लिए सीधे वार्ता का ये एक उपागम है, हॉटलाइन की स्थापना की गई। उसके साथ ही 1963 में आप देखेंगे तो अब जो शस्त्रों की होड़ लगी थी उसमें अब ट्रीटीज करेंगे कि भैया अब जो है ना शस्त्रों को क्या, निशस्त्रीकरण की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। तो पीटीबीटी आएगा, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है। फिर 67-68 में आप देखेंगे तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है आपकी, है ना, मतलब जो आपका क्या है, नाभिकीय प्रसार संधि देखते हैं। फिर उसके बाद साल्ट वन भी है 1972 में आएगा, है ना, जिसमें स्ट्रैटेजिक्स आर्म्स को कम करने को लेके समझौता किया गया था। मतलब इसमें बोला गया था 1972 में जो साल्ट वन आता है, ये सब एग्जाम्पल हैं कि घातक हथियारों की संख्या को सीमित किया जाएगा। उसके बाद आप 1975 में देखेंगे तो आपका हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें रूस ने बोला, यूएसएसआर ने, कि भैया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोपीय राष्ट्र की सीमाएं हैं उनको मान्यता दे दी और मानवाधिकारों की भी बात करेंगे। अब देखिए किस तरीके से नीतियों में बदलाव हो रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे तो 1970 के दशक में मैंने पहले ही बताया कि जो यूएसए है और चाइना, उसके संबंधों में क्या होगा, उत्तरोत्तर सुधार होगा, और उनके बीच में यूएसए ने भी साम्यवादी चीन को मान्यता दे दी, ठीक है ना। और इसके पैरेलल ही आप देखेंगे तो जो चीन है और जो आपका यूएसएसआर है उसके बीच में भी 1960 के दशक से संबंधों में गिरावट आएगी। इसलिए इंडिया चाइना का जो युद्ध था उसमें यूएसएसआर जो है वो वहां सपोर्ट नहीं कर रहा था, उस चीज को भी लेके चीन जो था रुष्ट था यूएसएसआर से। इसके अलावा आप देखेंगे कि अरब इजराइल विवाद को भी सुलझाने का प्रयास किया गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप इसमें स्पेशल इस फेज़ में अगर देखेंगे तो मतलब नोट डाउन करने लायक बिल्कुल चीज़ है कि इस चरण में आप दोनों गुटों के मध्य मतलब जो तनाव है, जो टेंशन है आपका, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं। वही एग्जाम्पल जो अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे भारत पाक युद्ध के दौरान आप देखेंगे तो एक भारत को सपोर्ट कर रहा है तो एक पाकिस्तान को कर रहा है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अरब इजराइल युद्ध ले सकते हैं, वियतनाम का गृह युद्ध ले सकते हैं जो आपका सिविल वॉर चल रहा है। तो
इस तरीके के कुछ तनाव उन शक्तियों के बीच चल रहे थे, लेकिन मतलब कमोबेश ये जो था वो तनाव शैथिल्य देतांत का ही एक काल माना जाता है। ठीक है ना। तो मतलब इस दौरान जो है ये आपका 1962 से 79 के बीच का दौर रहा है। इस दौर में अगर आप देखेंगे तो जैसे जो आपका हेलसिंकी जो कॉन्फ्रेंस की बात की अपन ने, उसमें क्या हुआ कि यूएसए और जो आपका यूएसएसआर है, मतलब एक तरफ तो यूएसए हो गया और एक तरफ आपका यूएसएसआर, दोनों पहली बार एक साथ आएंगे। ठीक है। और यूएसएसआर के साथ जो आपके पश्चिमी यूरोपीय देश थे उनसे भी संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। इसमें जो आपका ईस्ट वाला यूरोप है और वेस्ट वाला, मतलब पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप और पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन, इनके सबके बीच में बोला जाता है कि भैया अब जो है संबंध बेहतर किए जाएंगे, है ना। और जो आपका डेटांट वर्ड है ना आपका, जो DETENTE बोलते हैं, डेटांट जिसको बोला जाता है, ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसीसी शब्द है ये। इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन इन कोल्ड वॉर, दैट इज न्यू फेज ऑफ कोल्ड वॉर। मतलब आपको ऐसे भी लिखना हो ना शीत युद्ध में, तो इस तरीके से चरण में डिवाइड किया गया है इनको। तो बोला गया है कि इस समय रिलैक्सेशन का दौर था, मतलब वहाँ पर थोड़ा सा जो तनाव शैथिल्यता देतांत जिसको बोला जा रहा है, मतलब शांति थी, वहाँ पर संबंधों को ठीक करने की कोशिश की जा रही थी। तो भैया क्यों की जा रही थी, उसका कारण जो है वो वही है जो अपन ने पहले पढ़ा कि 1970 के दशक में आप देखेंगे तो अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था थी उस पे संकट विद्यमान था। ठीक है। उसके अलावा मतलब यूएसए इकोनॉमी तो फेस कर ही रही थी इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब आर्थिक संकट। उसके कारण कई थे। कारण ये था कि 1930 में आपको पता है कि 1929-30 में एक तो आर्थिक महामंदी, उसके बाद फिर दो वर्ल्ड वॉर, उसमें उनका व्यापक जन धन की हानि तो होती ही है ना। तो उसमें क्या हुआ, उसके बाद अब देश का जो है पुनर्निर्माण किया जा रहा था, आर्थिक पुनरुत्थान किया जा रहा था यूएसए के द्वारा भी। तो वहाँ पर बहुत सारी कल्याणकारी जो योजनाएं थी उसमें बहुत ज़्यादा व्यय किया गया। उसके अलावा आप देखेंगे कि 1970 में पहली बार यूएसए और यूएसएसआर के बीच सैन्य क्षमता जो थी लगभग बराबर हो गई थी। मींस यूएसए की जो सैन्य क्षमता थी उसी के समकक्ष अब यूएसएसआर की भी सैन्य क्षमता थी। तो अब भैया संघर्ष का विकल्प नहीं था उनके पास, है ना। अब बराबर से जो शस्त्रों के आधार पर, सैन्य क्षमता के आधार पर देखा जाए तो दोनों बिल्कुल समकक्ष हो गए थे 1970 तक। और 1973 में एक बहुत बड़ी घटना भी होती है, जो पैग वगैरह आप देखते हैं। उसके बाद तेल उत्पादक जो देश थे उन्होंने तेल की कीमतों में काफ़ी वृद्धि कर दी थी। उसके कारण भी यूएसए की जो अर्थव्यवस्था थी उसको संकट का सामना करना पड़ रहा था। तो इनके बीच कोई इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, इसीलिए ये रिलैक्सेशन है कोल्ड वॉर में, डेटांट बोला जाता है, तनाव शैथिल्य का दौर बोला जाता है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि उधर जो यूएसए है और जो चाइना है, उन दोनों के बीच क्या हो रहा है, कॉपरेशन, सहयोग दिखाई दे रहा है। तो इसके कारण जो समाजवादी सुदृढ़ता थी, जो बोलते हैं ना सोशलिस्ट सॉलिडेरिटी वाला जो विचारधारा, वैचारिक आधार था, वो भी कमजोर पड़ जाता है। ठीक है ना। और अब देखते हैं कि इसी टाइम पे 1975 में जब एकीकरण हो जाएगा वियतनाम का, तो वियतनाम से यूएसए ने सेना हटाने का निर्णय भी ले लिया था। ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, मतलब ये सब वो कारण है जिसके कारण ये जो आपका टाइम है आपका, वो क्या हो गया, आपका डेटांट बोला गया, जो तनाव शैथिल्य का दौर बोला गया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चरण देखने जा रहे हैं अपना, वो हमारा कौन कौन सा चरण है, अपन ने अभी देखिए, अभी 1979 तक आ गए अपन। ठीक है ना। मतलब 1962 से 79 तक का दौर हमने देख लिया है। अब जो हम दौर देखने जा रहे हैं, लास्ट चरण है हमारा, और इसमें हम देखेंगे कि 1979 से लेके जब तक यूएसएसआर का विघटन होगा 91 तक, इस दौरान क्या थी वैश्विक परिस्थितियां। तो इसमें क्या है कि तनाव में वृद्धि होंगे। उसके उदाहरण जो है, इसको जो है नियो कोल्ड वार भी कहा जाता है, न्यू और नियो वर्ड यूज किया जाए, नव शीत युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है। और इसके जो मैक्सिमम एग्जाम्पल है ना आपको, वो कहाँ से दिखाई देंगे, एशिया से दिखाई देंगे आपको। ठीक है। तो यहां पर तनाव में वृद्धि होगा वापस से। ठीक है। तो 1979 में आप देखेंगे कि जो अफगानिस्तान है आपका, वहां पर आंतरिक संघर्ष में यूएसएसआर जो है अपनी सेना उतार देगा, अपनी सेना भेज देगा अफगानिस्तान में, आंतरिक संघर्ष में अपनी सेना भेज, इसके कारण तनाव में वृद्धि होगी। फिर 1979 में आप देखेंगे कि ईरान में क्रांति हो जाती है, क्योंकि ईरान में यूएसए समर्थित एक राजा थे, उनका नाम था रजा शाह पहलवी।
क्या नाम था, रजा शाह पहलवी था, उनकी सरकार का पतन होगा और ईरान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना की जाएगी 1979 में। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मतलब धार्मिक नेताओं का प्रशासन पर बहुत ज़्यादा मतलब पकड़ था। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ईरान है आपका, तो ईरान अमेरिका के बीच विवाद हो जाता है, तो दूतावास संकट के नाम से उसका जाना जाता है। वहाँ पर ईरान क्या करेगा कि अमेरिका के जो मतलब एम्बेसी दूतावास, उसको क्या कर लेंगे, बंधक बना लेंगे पूरे तरीके से। ईरान में आप देखेंगे तो वो उसमें भी इसी तरीके का वैचारिक आधार पर विभाजन है नॉर्थ और साउथ में। जो आधा नॉर्थ है वो आपका, जो आधा पार्ट है नॉर्थ का, उसमें आपका यूएसएसआर मतलब आपका साम्यवादी प्रभाव था, और साउथ में ब्रिटेन का मतलब आप ब्रिटेन मतलब पूंजीवादी प्रभाव से ले सकते हैं या उदारवादी प्रभाव से ले सकते हैं। तो यूएसए की हेल्प से ही ईरान में राजा पहलवी की गवर्नमेंट बनाई गई थी, जिसके खिलाफ क्रांति करके फिर वहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना की जाती है, जिसमें ईरान की क्रांति की संज्ञा दी जाती है उसको 1979 में। ठीक है। तो आप देखेंगे कि भैया अब यूएसए बोलता है हम मानवाधिकारों का मतलब सपोर्ट करते हैं मानवाधिकारों को, और हर जगह जो है समानता की बात करते हैं, किसी तरीके की विभेदीकरण नहीं। और वहां जाके सिया सुन्नी के संघर्ष में खुद यूएसए जो है सऊदी अरब का साथ देगा। ठीक है ना। ब्रिटेन जो है सऊदी अरब और जॉर्डन से अच्छे संबंधों की बात करेंगे। तो यहां पर ये जो सभी सुपर पावर्स है वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए दूसरी जो राज्य हैं, राष्ट्र हैं, उनका क्या करते हैं, दोहन करते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल इस दौर पे देख सकते हैं आप, तनाव में वृद्धि का कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 से 88 के बीच में जो आप देखते हैं ईरान और इराक वॉर, ईरान और इराक युद्ध जो होता है, ईरान में सपोर्ट करेगा आपका यूएसएसआर, तो एक जगह इराक में करेगा यूएसए। मतलब पूरे मतलब दौर में आप देखेंगे तो पूरा विश्व जो है, इसीलिए बोला जाता है कि द्विध्रुवीय, मतलब दो आधारों पर, दो भागों में विभक्त था। और सारे जो इनके सुपर पावर्स के बीच में जो संघर्ष का कारण था, उसके परिणाम स्वरूप ही शीत युद्ध के सिर्फ केंद्र बदलते चले जाएंगे और सब जगह उनका प्रभाव देखा जाएगा। इसी समय आप देखेंगे तो जो आपके रीगन थे, अमेरिकी राष्ट्रपति थे, वो क्या करेंगे आपके इसी दौर में कि जो आपके स्टार वॉर बोला जाता है, कि बोले भैया स्टार वॉर की शुरुआत हो गई। इसका मतलब ये कि शत्रु के हथियार वगैरह जो हैं उनको स्पेस में ही ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1985 के दौर की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना। 79 से 91 का फेज़ है। 1985 में ही यूएसएसआर में आप देखेंगे तो गोरबाचेव, जो मिखाइल गोरबाचेव है, उनकी सरकार आ जाएगी। अभी अपन देख भी लेंगे यूएसएसआर की क्या स्थिति थी 80 के दशक में, वो किस तरीके से विघटन होगा वहाँ पर। तो तनाव में कमी और जो शैथिल्य, तनाव शैथिल्य का जो ये अंतिम चरण है एक तरीके से 85 से 91, क्योंकि 91 में तो भैया यूएसएसआर का विघटन ही हो जाएगा। तो एक तरीके से बोलेंगे कि अब तो दो ध्रुव रह ही नहीं गया, तो शीत युद्ध की समाप्ति, लेकिन किसी न किसी रूप में आज भी उसको देखा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में। ठीक है ना। तो 1985 से 91 के बीच में आप देखेंगे तो रीगन और जो आपके गोरबाचेव थे, मिखाइल गोरबाचेव, जो आपके कौन है, मिखाइल गोरबाचेव जो हैं आपके, वो यूएसएसआर से संदर्भित है। तो जो आपके गोरबाचेव हैं और जो आपके कौन है, रीगन है। ठीक है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति, तो दोनों के बीच में कई मौक़ों पर यहाँ पे शिखर वार्ता का आयोजन किया गया। इनके बीच में शस्त्रों की कटौती के संदर्भ में 1987 गोरबाचेव को ऐसा समझिए कि थोड़ा उदारीकृत नीति अपनाएंगे। अब ये थोड़ा सा मतलब बदलेंगे अपने आप को, लेकिन फिर भी इतनी स्थिति खराब है आंतरिक स्थिति यूएसएसआर की कि उसका विघटन हो ही जाएगा। ठीक है। तो इस समय ये करेंगे कि 1987 में जाके शस्त्रों की कटौती के संदर्भ में एक ट्रीटी करते हैं, जिसको आईएनएफ ट्रीटी भी बोला जाता है। उसके अलावा ये बोलेंगे कि भैया जो 1979 में अफगानिस्तान में जो आंतरिक संघर्ष के लिए सेना भेज दिए थे, तो 1988 में गोरबाचेव ने बोला कि भैया एक काम करो कि अपनी जो आपके कौन है सर, जो आपके सैनिक है अफगानिस्तान से, उनको वापस बुला लो। तो ये घोषणा करेंगे कि 1988 में अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी की घोषणा करेंगे। और ये भी बोलेंगे कि जो आपके ईस्टर्न यूरोप वाले है ना, जो आपके पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र है, वहाँ पर अहस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे, जैसे अल्बानिया वगैरह हो गया आपका। ठीक है। और 1989 में अब देखिए कितनी उदारीकृत नीति ये मतलब अपनाते चले जाएंगे, क्योंकि अब स्थिति जो है यूएसएसआर की वो खराब हो चुकी है। 1989 में जर्मनी के विलय पे भी सहमति हो गई। 1990 में जो बर्लिन की दीवार थी उसको भी तोड़ दिया गया। तो इसके पश्चात जो नाटो है उसने औपचारिक तौर पर ये घोषणा भी कर दी थी कि भैया शीत युद्ध का अंत हो गया। और कई सारे पॉलिटिकल साइंस के विद्वान बोलते भी हैं कि अब तो जो है वो एक ध्रुवीय हो गया, पूंजीवादी विश्व हो गया, है ना। मतलब उदारीकरण की, पूंजीवादी जो व्यवस्था थी, उदारीकरण की जो व्यवस्था थी, वो विजयी हो गई। अब कोई दूसरी विचारधारा है नहीं है, लेकिन यथार्थ में इसको नहीं स्वीकारा जा सकता है ना। इसके बाद यूएसएसआर ने आपका वारसा जो
पैक्ट किया था, वार्सा समझौता, जो सैन्य संगठन, उसको भी भंग किया। लेकिन इसके बाद भी 1991 में जो सबसे अचंभित करने वाली घटना थी वो यही थी कि यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। जो यूएसएसआर आपका 15 राष्ट्रों में क्या था, फैला हुआ था, बना हुआ था आपका। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ये अब यहीं पर अपन यूएसएसआर का विघटन भी पढ़ ही लेते हैं साथ ही साथ, फिर लास्ट में अपन कर लेंगे कि शीत युद्ध की विशेषताएं क्या थी, और वहीं पे निष्कर्ष निकाल के और यहाँ पर इस सीरीज को समाप्त करेंगे अपन। तो बिल्कुल अंतिम फेज में है अपन विश्व इतिहास के। तो 1980 के दशक में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये आपका यूएसएसआर था, इसकी आंतरिक स्थिति क्या थी। तो यूएसएसआर की अगर आप इकोनॉमी देखेंगे, अर्थव्यवस्था देखेंगे, तो यहाँ पर राज्य नियंत्रित जो आपकी क्या थी, अर्थव्यवस्था थी। उसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो एक दलीय क्या था, एक दलीय प्रणाली वहां पर अपनाई गई थी, उस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था थी, मतलब एक ही दल, बहुदलीय प्रणाली नहीं, भारत जैसे। उसके अलावा वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि जो इनकी पूरी आत्मनिर्भरता थी ना, वो ऑयल पर थी और डिफेंस पे थी, मतलब तेल पे जो है आपका, और आपकी डिफेंस सेक्टर हो गया, उस पर निर्भरता थी। तो इनकी जो अर्थव्यवस्था थी उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, मतलब क्या नहीं था, विविधीकरण नहीं था। बोला जाता है ना कि जो इनकम का सोर्स होना चाहिए उसका विविधीकरण, चाहे किसान के लिए चाहे उद्योग के लिए, आप बोलते हैं ना विविधीकरण, तो वही विविधता नहीं थी। तो एक सेक्टर अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी एक सेक्टर में, और अगर वहां पर सेक्टर वो खराब होता है तो आपकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आधुनिकता का अभाव था, क्योंकि रिजिड थी ना अभी तक की सारी जो व्यवस्थाएं थी इनकी, साम्यवाद के कारण। उसके अलावा प्रतिस्पर्धा का अभाव था, क्योंकि समाजवादी आपकी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, तो वहां पर तो वही चीज, उन्हीं चीजों का उत्पादन होगा जिसकी जरूरत होगी, है ना। तो वहां पर किसी भी तरीके का प्रतिस्पर्धा नहीं था, और जब प्रतिस्पर्धा नहीं होती जहां पर, वहां पर गुणवत्ता प्रभावित होती है। वही दंश झेलना पड़ रहा था यूएसएसआर को। उसके अलावा आप देखेंगे कि यूएसएसआर में अगर निर्जातीय संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर इनके विघटन में भी, कि बहुत ज्यादा विविधतापूर्ण था। अगर आप यूएसएसआर को देखेंगे तो इसको ऐसे अपन डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अगर अपन देखें कि जो रशिया वाला जो मेन एरिया है आपका, रशियन भाषा बोलने वाले कुछ मतलब क्षेत्र हैं वहाँ पर, जहाँ पर आपका क्रिश्चियन धर्म था, है ना, क्रिश्चियनिटी थी वहाँ पर। उसके अलावा जो कॉकेशस क्षेत्र है, बोलते हैं ना कॉकेशस रीजन जो है आपका, तो जो आपका कॉकेशस क्षेत्र है उसमें क्या है आपका, यूक्रेन आता है, आर्मेनिया आता है, जॉर्जिया आता है, बेलारूस आता है। ठीक है, वो कॉकेशस क्षेत्र थे, है ना, कॉकेशस। ये सब जनजातियों वाले क्षेत्र हैं, भाषा बोलने वाले, तो कितना ज़्यादा विविधीकरण है वहाँ पर। उसके अलावा जो सेंट्रल एशिया वाला क्षेत्र है, जिसको आप KKTTU बोलते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तो ये वाला जो एरिया था ये भी सब यूएसएसआर के अंतर्गत आता था। तो ये अलग जनजाति वाले क्षेत्र है। उसके अलावा वहां पे बाल्टिक क्षेत्र था। बाल्टिक क्षेत्र आपको याद होगा, लिथुआनिया और जो आपका एस्टोनिया वाला एरिया है, और आपका लाटविया वाला एरिया है। तो इस तरीके से पूरा यूएसएसआर की निर्जातीय संरचना थी। तो यहां पर बहुत ज्यादा क्या था कि विविधता थी, और इस विविधता को वो हैंडल नहीं कर पाए। ठीक है, और यूएसएसआर में समाजवाद में सुधार के प्रयास किए, मतलब गोरबाचेव ने काफी ज्यादा, कि समाजवाद में सुधार करेंगे, सुदृढ़ करेंगे पूरे यूएसएसआर को, है ना। तो इंटरनल रिफॉर्म करते हैं वो। तो इंटरनल रिफॉर्म में आप दो वर्ड सुनते होंगे, एक को बोलते हैं ग्लासनोस्ट, मतलब ये रशियन वर्ड है आपका, ग्लासनोस्ट बोला जाता है इसको, और इसका मतलब जो है आपका खुला होना, मतलब ओपननेस। ठीक है, ओपननेस, मतलब अब जो है वो पहली बार साम्यवादी देश में आपके क्या, चुनाव लड़ने के लिए अन्य पार्टी को भी अनुमति दी जाएगी। बोलेंगे भैया अब सिंगल पार्टी सिस्टम खत्म, वन पार्टी सिस्टम, अब आइए आप भी यहाँ पर क्या करिए, आप अपनी भागीदारी दीजिए। प्राइवेट क्षेत्र को भी अनुमति देंगे आर्थिक क्षेत्र में संलग्नता हो, मतलब संलग्न होने के लिए वहां पर आर्थिक क्षेत्र में, मतलब उनको भी आमंत्रित करेंगे कि अब निजी क्षेत्र भी आ सकता है। तो इसको बोला गया ग्लासनोस्ट। लेकिन इसकी भी क्या होगी, इसके भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होंगे, और यूएसएसआर अंततः विघटित हो ही जाएगा 91 में। इसके अलावा जो दूसरी नीति इन्होंने अपनाई थी उसको बोला जाता है पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका वर्ड यूज किया जाता है। इसका मतलब यह है हिंदी में कि पुनर्संरचना, रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करना, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अब निजीकरण और उदारीकरण। तो यहां पर क्लैश हो गया कि भैया आप हैं साम्यवाद, है ना, साम्यवाद का समर्थन लेके आपने पूरा राष्ट्र बनाया है, अब आप बोल रहे हैं कि हम पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ जाएंगे, उदारीकरण करेंगे, है ना, निजीकरण को बढ़ावा देंगे। तो इसको इन्होंने बोला पेरेस्ट्रोइका। मतलब दो तरीके के
मतलब एक तो जो है ये थोड़ा ओपननेस दिखा रहे हैं किसमें, जो आपका चुनाव लड़ने के लिए जिसको ग्लास नोस्त बोला जा रहा है ना, गोरबाचेव की ये नीतियां हैं, ठीक है। तो ओपननेस की चुनाव लड़ने के लिए अन्य पार्टी को भी अनुमति दी जाएगी, प्राइवेट क्षेत्र को भी अब आमंत्रण दिया जाएगा कि आप लोग अपनी भागीदारी कर सकते हैं। फिर उसके साथ ही दूसरा पेरेस्ट्रोइका मतलब पुनर्संरचना करेंगे, निजीकरण उदारीकरण को बढ़ावा देंगे। तो ऐसा ये यहाँ पे बोल रहे थे। और गोरवा ये तो इंटरनल लेवल पे हो गया, इंटरनल रिफॉर्म्स की बात कर लिया अपन ने। सुधार की बात करेंगे अगर किसी भी देश में तो एक तो आंतरिक स्तर पे करेंगे और एक आपका करेंगे एक्सटर्नल लेवल पे, मतलब बाह्य स्तर पे करेंगे। तो मतलब एक्सटर्नल लेवल पे गोरबाचेव ने क्या किया, उसको बोला गया कि न्यू थिंकिंग पॉलिसी भी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, न्यू थिंकिंग पॉलिसी बोला जाता है। इसमें उन्होंने बोला कि मानवाधिकारों की बात की और इन्होंने बोला कि भैया जो यूएसए है और जो यूरोपीय राष्ट्र हैं उनसे हम संबंध सुधारने पर बल देंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है वो कुछ नहीं हो पाया और वो यूएसएसआर के विघटन को रोक नहीं पाए और बिल्कुल पूरा विश्व अचंभित रह गया कि 1991 में आपका आधिकारिक रूप से यूएसएसआर का विघटन हो गया। और इसी के बाद जो वर्ल्ड को बोला गया, कई सारे जो मतलब पॉलिटिकल साइंस के जो थिंकर्स हैं वो बोलते हैं कि भैया इसके बाद जो है आपका यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। देखिए यूनिपोलर वर्ल्ड आप सुनते होंगे, उसके बाद आप सुनते होंगे बाइपोलर मतलब दो शक्तियां, और अब जो है मल्टी पोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। अब बहुत सारी शक्तियां जो है वो उभर कर सामने आ गई, चाइना है, इंडिया है, बहुत सारे जो हैं है ना देश। तो बोला जाता है कि जो वही चीज हो गई कि शक्ति का संकेंद्र जो है सिर्फ एक आदमी पे, एक राजा के पास था, तो शोषण विद्यमान था। उसके बाद जब उसको बाइफरकेट कर दिया गया, संसद के माध्यम से लोकतांत्रिक उपागम अपनाया गया, तो वहां पर शोषण कम हो गया, है ना। उसी तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर भी है कि एक का ज्यादा बेटर है पूरे विश्व में प्रभुत्व या सबका होना चाहिए वहां पर अपना अंश, तो इसको लेकर डिबेट बनी रहती है, ठीक है। तो यहां पर अपन ने यूएसएसआर का विघटन भी देख लिया है। इसके बाद अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि भैया शीत युद्ध की जो विशेषता थी, निष्कर्ष एक तरीके से अपन बात करते हैं दो चार पॉइंट्स में और देखते हैं कि क्या है इसमें। तो आप देखेंगे कि अगर समसामयिक वैश्विक इतिहास आप देखेंगे, आज भी वैश्विक इतिहास के संदर्भ में देखेंगे, 1945 से 91 के दौर को बोला गया कि शीत युद्ध का काल है। लेकिन उसके पहले और उसके बाद भी, 1945 से पूर्व भी और 91 के बाद भी शीत युद्ध जैसी प्रतिस्पर्धाएं आप लगातार देख सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान में देखिए आप, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चुनाव हुआ, वहां पर यूएसए में प्रेसिडेंट का ट्रम्प जी वाला चुनाव, तो आप देखेंगे कि लोगों ने बोला कि नहीं भैया यूएसएसआर की भूमिका थी इसमें और उसने इस तरीके से वहां पर चुनाव को वायलेट किया है, उसकी जांच की जाएगी। फिर चीन के मध्य प्रतिस्पर्धा देखा जाएगा, यूएसए जो है वो एक तरफ, रसिया चाइना एक तरफ आ जाएंगे, तो फिर क्वाड की बात होगी। तो यूएसए है आपका, यूएसए भारत को देख रहा है इंडियन ओशियन के रीजन में अपने मतलब नेचुरल एलाई के रूप में, है ना, प्राकृतिक मित्र के सहयोगी के रूप में, है ना। भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, उधर आपका यूएसएसआर है आपका, मतलब जो अब रूस कहा जाता है, रशिया है, जो चाइना है। तो इस तरीके का आप शक्ति संघर्ष आज भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि मतलब निष्कर्ष के रूप में कि ये केवल जो है ना आपका विचारधारा को लेकर संघर्ष नहीं था, ठीक है। ये तो अभी तक आपने निष्कर्ष बना भी लिया होगा कि ये जो है केवल विचारधारा को लेकर संघर्ष जरूर था, लेकिन केवल विचारधारा मात्र का संघर्ष नहीं था। इसमें महाशक्तियों के द्वारा प्रभुत्व जो आपका है, प्रभुत्व स्थापित करने के संदर्भ में भी इस शीत युद्ध को देखा जा सकता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपका, अब इसमें आप देखेंगे ना कि जैसे ईरान है, वो धार्मिक क्रांति होगी तो उसमें जाके कौन सहयोग कर देगा, यूएसएसआर कर देगा। इराक जो है, इराक को जबकि वहां पर तानाशाह था, यूएसए समर्थन कर देगा, बाद में वो निपटाएगा भी उसको, ठीक है। तो वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये लोग अपनी आइडियोलॉजी को प्रसारित करने के लिए शीत युद्ध के केंद्र को बदलते चले जाएंगे। तो वर्चस्व स्थापित करने के कई लोकप्रिय उपागम भी थे इनके, जैसे भारत पाक युद्ध में एक को तो यूएसए सपोर्ट कर रहा है तो एक को यूएसएसआर कर रहा है। ईरान इराक युद्ध में वही एग्जाम्पल है, वियतनाम में, नॉर्थ साउथ कोरिया में, है ना। और गृह युद्ध अगर कहीं पर होता था तो उसमें विरोधी गुटों को समर्थन देना। उसके अलावा खुफिया एजेंसियों के माध्यम से सत्ता पर पलट करवाना, सत्ता परिवर्तन कराना। जो आप अरब वगैरह में पूरा आज भी मुद्दा देख रहे हैं वो क्या है, यही सब तो है। बोला जाता है ना कि भैया चाहे आईएसआईएस हो, चाहे तालिबान हो जो कि 96 से बन जाएगा, तो वो क्यों हुआ, इन्हीं महाशक्तियों के मतलब गलत निर्णयों के कारण, उनके दोहन के कारण ही तो ये दंश जो है पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है। आर्थिक वर्चस्व की दिशा में भी आप देखेंगे तो कई सारे जो है आर्थिक संगठन वहां पर
बनाए दिखाई देंगे। जैसे ब्रेटन वुड्स आपकी संस्थाएं देखी जाती तो बोला जाता है ना कि उसमें तो महाशक्तियों का ही चलता है हमेशा डिबेट। देखिए आप WTO वगैरह में भी, चाहे आप प्रकृति को लेके, एनवायरमेंट को लेके देख लीजिए, किसी भी संगठन में देखिए तो वहां पर होता है ना कि डेवलप्ड कंट्रीज और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनके बीच में हमेशा संघर्ष बना रहता है। तो भारत वहां पर सामने उभर के आता है और उन मुद्दों पे फिर चाइना भी भारत का सपोर्ट करता है, ठीक है ना। जैसे आर्थिक वर्चस्व के लिए आप वर्ल्ड बैंक देख लेंगे, IMF देख लेंगे, तो अब क्षेत्रीय संगठन भी आने लग गए हैं। जैसे ब्रिक्स है आपका, AIIB है आपका, है ना, वन बेल्ट जो इनिशिएटिव है ना, वन बेल्ट वन रोड जो आपका इनिशिएटिव चाइना का है, AIIB है आपका, ADB के मतलब शक्ति संतुलन के आधार पे। तो इस तरीके से अब उनको काउंटर किया जा रहा है। लेकिन ये है क्या, आर्थिक वर्चस्व की दिशा में ही तो उन्होंने अपने आर्थिक संगठनों की स्थापना की थी और वित्तीय सहायता देकर बोल रहे थे कि राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, है ना। वर्चस्व के और भी उदाहरण जो अब तो नहीं रहे, सीएटो, सेंटो है, ये सब तो उसी के उदाहरण है ना। उसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य क्षेत्र में तो उनकी प्रतिस्पर्धा थी ही। राजनीतिक स्तर पर तो आप देख ही रहे हैं, सैन्य पे देख ही रहे हैं, आप हथियारों के आधार पे देख ही रहे हैं, आर्थिक आधार पे देख ही रहे हैं। लेकिन अब तो आपको खेल के मैदानों में, मनोरंजन के क्षेत्र में, UNO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी, कि भैया चाइना जो है भारत के खिलाफ जैसे वीटो कर देता है, वैसे USA जो है USA के खिलाफ USSR वीटो कर देता है। तो वहां पर भी इस तरीके की प्रतिस्पर्धाएं देखी जा सकती हैं, देखी गई हैं। निष्कर्ष के तौर पर आप ये भी एक पॉइंट देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें एक और निष्कर्ष आप देख सकते हैं कि शीत युद्ध जो कोल्ड वॉर का पूरा एरा है, उसमें सबसे विध्वंसक हथियारों का सृजन भी किया गया है। और उसी के साथ उसका विरोधाभास भी देखिए कि वहीं पर वो शस्त्रों की संख्या सीमित करने की बात करेंगे, भारत को बैन भी कर देंगे, है ना। जब हमारे यहाँ परमाणु मतलब परीक्षण किया जाता है, हालांकि हम तो शक्ति के लिए कर रहे हैं भैया, कि हमारी जो अपने ईंधन के उपभोग के लिए हमको जरूरी है, एनर्जी के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप लोग नहीं करोगे, अब जो पहले हो गया हमारे पास है, आप लोग मत करो, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है कि यहां पर ये सब जो है निष्कर्ष के कुछ पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट सब सेम है, सिर्फ मैंने यहां पर आपको पॉइंट्स अलग करके बताए हैं, ठीक है। इसके बाद अपन शीत युद्ध का अंत देखें तो वो वही है कि अंत को लेकर भी डिबेट बनी रहती है हमेशा, कि शीत युद्ध जैसी जो संकल्पना है उसी समय मतलब घोषणा कर दी गई थी, ठीक है, कि ऑफिशियल घोषणा कर दी गई थी कि शीत युद्ध का अंत हो गया क्योंकि USSR का विघटन हो गया। लेकिन ऐसी विशेषताएं अभी भी निरंतर देखी जा सकती हैं। 1991 को हालांकि इसके अंत का वर्ष माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी अभी भी देखा जा सकता है। जैसे क्वाड के संदर्भ में आप देखिए, है ना, वो जो आपका एयर आइडेंटिफिकेशन जोन था, चाइना की राइजिंग पॉलिसी के संदर्भ में देख लीजिए, तो एक तरफ आप USSR देखेंगे, चाइना देखेंगे, तो दूसरी तरफ आप USA देखेंगे, इंडिया देखेंगे, जापान देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया देखेंगे। तो मतलब वहाँ पर शक्ति संतुलन के लिए वो संघर्ष जो है लगातार देखने को मिलता है आपको, चाहे वो इंडियन ओशियन वाला इलाका हो, चाहे अफ्रीका वाला क्षेत्र हो, है ना। तो सब जगह राष्ट्रीय हित के कारण वो संचालित होते दिखाई देते हैं। अच्छा, शीत युद्ध के अंत का वर्ष 1991 को माना जाता है। उसके कारण जो है बहुत सारे जिम्मेदार हैं। जैसे दोनों गुटों पे वही आर्थिक दबाव था, पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों का दबाव था, UNO और NAM जैसे जो कुछ संस्थाएं बनी वो आपके नैतिक दबाव भी वहां पर मतलब बना रहे थे कि इस तरीके का जो संघर्ष है वो विश्व में नहीं चलेगा, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए इस क्लैशेस को खत्म करने की जरूरत है और हम किसी गुट में नहीं हैं, है ना। नेहरू जी की विदेश नीति में आप लोग IR में डिटेल से पढ़ते भी होंगे उसको, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि शीत युद्ध के दौरान शस्त्रों की संख्या में कटौती के प्रयास किए जाएंगे। तो ये सब जो चीज़ें थी, इसी के साथ ही आपका ये शीत युद्ध का जो टॉपिक है कोल्ड वॉर का वो खत्म होता है। छोटा सा एक टॉपिक है, देखिए है तो वो बहुत बड़ा, औपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन, ठीक है, डीकोलोनाइजेशन। देखिए समझिएगा, उपनिवेशीकरण, जैसे उपनिवेशवाद समझे अपन कि जो बाह्य शक्तियाँ थी, यूरोपियन जो शक्तियाँ थी, वो क्या कर रही थी आपकी कि हर जगह उपनिवेश बनाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। चाहे पुर्तगाल हो, स्पेन हो, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, हर जगह, ठीक है। तो हुआ क्या कि 1945 में जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, उसके बाद जो है मैक्सिमम जो एशिया अफ्रीका के उपनिवेश थे वो स्वतंत्र होते जा रहे हैं। तो जो उपनिवेशवाद स्वतंत्र होता जाएगा उसी को औपनिवेशीकरण बोला जाएगा। तो हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि उपनिवेशीकरण है क्या, क्यों हुआ और किस प्रकार से हुआ। तो इसमें अपन थोड़ा सा बांट के देख लेते हैं। इसमें एक पार्ट में अपन अफ्रीका देख लेंगे, ठीक है, उसमें ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश थे वो देख लेंगे। उसके बाद अपन एशिया वाला पार्ट देख लेंगे, उसमें मिडिल ईस्ट की चर्चा, अब जो कर चुके हैं चर्चाएं वही हैं ऑलमोस्ट, कारण भी सब जगह वही होते हैं कि उपनिवेशीकरण के लिए कारक कौन से थे। तो आप हमेशा जो भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जो आप पॉइंट्स देखते हैं उन्हीं पॉइंट्स को हर जगह रखेंगे कि भैया वहाँ राष्ट्रीय आंदोलन के कारण राष्ट्रीय चेतना का विकास, वहाँ बुद्धिजीवियों का जो था प्रभाव, उसके कारण प्रेस की भूमिका, है ना, वहाँ पर किस तरीके से जो मतलब राष्ट्रवादी थे वो क्या क्या
नीतियां अपनाते हैं, है ना। तो वही सब रीजन होते हैं, किस तरीके से साम्राज्यवादी शक्तियां जो उपनिवेश का शोषण करती रहती हैं, है ना। तो वही सब रीजन है। उसके बाद अपन थोड़ा सा वेस्ट इंडीज वाला भी इलाका देख लेंगे, जो कैरेबियन आइलैंड वाला एरिया है आपका। तो वी उपनिवेशीकरण है क्या, तो इसको क्या है कि जो विश्व इतिहास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1945 के बाद जो उपनिवेशों के स्वतंत्र होने की प्रक्रिया है, उस संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और 1945 से लेके जो आपका 1975 का दौर है, उस समय विश्व के अधिकांशतः राष्ट्र स्वतंत्र हो चुके थे, ठीक है ना। तो उपनिवेशीकरण के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, अब बहुत सिंपल है, अब आपने सब कुछ पढ़ लिया है, बस आपको ध्यान से प्रेजेंट करना है क्वेश्चन को, सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में। पहला ये कि राष्ट्रीय आंदोलन, अब उपनिवेश कोई भी हो, देखिए एशिया में, अफ्रीका में, अब हर जगह जगह का तो हम इतिहास याद करते नहीं बैठेंगे, हमको एक मतलब स्ट्रक्चर बनाना है कि किस तरीके से अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो हमको डील कैसे करना है। तो वी औपनिवेशीकरण के लिए जो उत्तरदायी कारक है, कुछ सार्वभौमिक यूनिवर्सल कारण है। सबसे पहला राष्ट्रीय आंदोलन, क्यों, किसी भी देश की स्वतंत्रता में राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिल्कुल आप भारत का जो आधुनिक इतिहास है ना, बिल्कुल उसको यहाँ से संदर्भित करिए। तो यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना के उदय में विभिन्न कारकों ने प्रभावित किया, ठीक है, जैसे जिसमें कुछ बिल्कुल सामान्य कारक थे, जैसे उनकी जो भूमिका थी प्रायः सभी उपनिवेशों में, राष्ट्र में जो भी उपनिवेश थे, जो उपनिवेश राष्ट्र थे, उसमें देखे जा सकते थे। जैसे जो साम्राज्यवादी शक्तियां थीं, जो उनके ऊपर नियंत्रण बनाए रखी थी, भैया वो तो शोषणकारी नीति अपना रही थी ना, वो तो शोषणकारी नीति अपना रही थी आपकी, ठीक है। तो शोषण के सारे उपागम जैसे भारत में हो रहे थे। उसके अलावा क्या कर रही थी साम्राज्यवादी शक्तियां, वहां पर तरह तरीके की नस्लीय भेदभाव, फूट डालो और शासन करो, जैसे भारत में था। उसके अलावा वहां पर उन्होंने आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया, तो आधुनिक शिक्षा का प्रसार अपने लिए कर रहे थे, अपने लाभ के लिए, ठीक है। लेकिन वहां पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, तर्क, मानववाद, बौद्धिकतावाद जैसे आधुनिक विचार आएंगे, और विश्व के लगभग सभी उपनिवेशों में राजनीतिक संगठन बनेंगे, राजनीतिक संगठन बनेंगे। जैसे हमारे यहाँ बनता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जो है 1837 बनेगी, फिर जाके 1885 में सब मिलजुल के आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसी तरीके से हर जगह अफ्रीका में देखेंगे अफ्रीकन नेशनल, मतलब जो आपकी कांग्रेस है, जिसमें नेल्सन मंडेला वगैरह का आप नाम सुनते होंगे। तो उसी तरीके से हर उपनिवेश में वो राजनीतिक संगठन बनने लग गए, उनकी स्थापना हुई, और उन्हीं का नेतृत्व प्रदान करने के लिए जो आगे आएंगे वो बुद्धिजीवी वर्ग होंगे। कौन होंगे, बुद्धिजीवी वर्ग। जैसे हमारे यहाँ हैं गांधी हैं, गोखले हैं, तिलक हैं, ये जितने भी हमारे यहाँ महान राष्ट्रवादी रहे हैं, जो नेशनलिस्ट रहे हैं, उसी तरीके से हर देश में तो रहे होंगे। तो वहां पर भी जो आधुनिक शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी थे, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये कुछ मतलब इंपॉर्टेंट बिल्कुल कारण हो गए। इसके साथ ही आपका प्रेस की भूमिका हो गई, है ना, सरकार की प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी नीति, है ना, अपने शोषण के लिए तो काम करते थे वो, जो उपनिवेश था उसका भरपूर शोषण करते थे वो। हालांकि राष्ट्रीय चेतना के उदय और विकास के संदर्भ में आप ये जरूर देखेंगे कि वहां पर देश और काल संबंधी कुछ विभिन्नताएं देखी जा सकती है। यहां इसको ऐसे समझिए कि सबका जो है आपका माध्यम, मतलब साध्य और साधन से समझिए कि साध्य जो हो गया आपका गोल हो गया, और साधन आप उसको कैसे प्राप्त करते हैं। तो साधन जरूर अलग हो सकते हैं कि कोई उदारवादी तरीके से करेगा, कोई साम्यवादी तरीके से करेगा। हमारे यहाँ भी तो सारी विचारधाराएं थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन सबका ध्येय क्या था, भारत की स्वतंत्रता। वही संदर्भ में आप देखेंगे कि वी औपनिवेशीकरण में देश और काल के संदर्भ में राष्ट्रों के मध्य प्रक्रियाओं में भिन्नताएं दृष्टिगत होती हैं, लेकिन उसमें जो उनका ध्येय था वो क्या था, स्वतंत्र होना ही था। और इस आज़ादी के लिए वो हिंसक और अहिंसक दोनों ही मार्ग अपनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें जो वी औपनिवेशीकरण के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं, अगर सेकंड मेजर हेडिंग आप देखेंगे तो उसमें द्वितीय विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, इसने भी बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। इसमें क्या था कि आप देखेंगे कि उपनिवेशों की जो स्वतंत्रता है उसके संदर्भ में 1941 में एक चार्टर आता है जिसको अटलांटिक चार्टर बोला जाता है। उसमें यूएसए के राष्ट्रपति जो थे और आपके ब्रिटेन के पीएम थे, रूजवेल्ट और ब्रिटेन के पीएम थे, वो दोनों मिलकर बोलते हैं कि भैया उपनिवेशों को स्वतंत्रता दी जाएगी। इसमें जो है कारण उसका वही था कि साम्राज्यवादी जो शक्तियां थी उनका अब सैन्य और आर्थिक ढांचा चरमरा गया था, और अब जान रहे थे ब्रिटेन अपने यहाँ भी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, तो अब जो है सब जगह राष्ट्रीय आंदोलन जो है अपनी पीक पर पहुंचता चला जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि युद्ध के दौरान जो आपकी सेनाएं लड़ रही थी, तो जो उपनिवेशों के जो सैनिक थे वही ना लड़ रहे थे इनकी तरफ से, तो मतलब जो ये महाशक्तियां थी, तो ये वहां पर जो सैनिक थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका युद्ध में निभाई थी। तो उन्होंने उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना का जो विकास था
उसको द्रुत गति मिलेगी और उसके साथ ही उनके अंदर एक आत्मविश्वास का संचार होगा और उनके अंदर जो एक मिथक था मनोवैज्ञानिक आधार पर, ये जो धारणा प्रबल थी कि साम्राज्यवादी शक्तियों को तो हराया ही नहीं जा सकता, मतलब अपराजयता का जो मिथक था, जिसको बोलते हैं ना कि अपराजयता का जो मिथक था वो भी टूट जाएगा। बोलेंगे कि भैया इनको हराया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल अपन ने पहले भी कोट किया था कि जैसे एशिया में जापान की सफलता ने भी राष्ट्रीय चेतना को प्रभावित किया था। इसके अलावा कुछ और भी जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपका अरब राष्ट्रवाद का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप स्वेज संकट का ले लीजिए, है ना, तो उसमें ब्रिटेन और फ्रांस की पराजय जैसे कारकों ने भी विशेषकर अफ्रीका में, स्पेशली अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया। इसके अलावा एक्सटर्नल कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं व्यू औपनिवेशीकरण के लिए कि जैसे यूएसए था, तो यूएसए की जो नीति थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने भी अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए, ठीक है, ये समाज सेवा किसी तरीके की नहीं करते, आर्थिक और राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए भी औपनिवेशीकरण को समर्थन दिया। उसमें यूएसएसआर जो था उसके तो साम्यवादी विचारधारा में ही जो उपनिवेशवाद था उसके खिलाफ जो भी बिंदु थे वो विद्यमान थे, मतलब औपनिवेशीकरण को प्रभावित करने वाले कारक विद्यमान थे। जो साम्यवादी विचारधारा है उसमें ही उपनिवेशवाद की आलोचना की जाती है, ठीक है। तो यूएसएसआर ने राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन प्रदान किया। 1917 की जो रूसी क्रांति थी उसके बाद ही और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो खुल के समर्थन किया। उसके अलावा एक पॉइंट आप देख सकते हैं जो वी औपनिवेशीकरण में कि यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ और नैम जो आप देखते हैं, ठीक है, तो नैम ने भी क्या किया और यूएनओ ने कि नैतिक तौर पर उपनिवेशवाद की आलोचना की और राष्ट्रों की स्वतंत्रता के लिए नैतिक दबाव बनाया और भारत ने तो बहुत खुलकर समर्थन किया है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत ने एशियाई और अफ्रीकी जो राष्ट्र थे उनके स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे एशियाई सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है ना, एशियाई सम्मेलन, नैम सम्मेलन, बांडुंग कॉन्फ्रेंस वगैरह है, ठीक है। तो ये सब जो थे ये कुछ कारण थे, जो कारक हैं वी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को जो प्रेरित कर रहे थे। इसके अलावा कुछ बाधाएं भी रही होंगी, तो बाधाएं क्या रही होंगी, तो बाधाएं यही कि भैया राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो दो विचारधाराओं में बटा जा रहा था। एक तो कोई साम्यवादी विचारधारा को सपोर्ट कर रहा था, कोई उदारवादी विचारधारा को, है ना, तो विचारधाराओं के संघर्ष के कारण वहां पर भी ये बाधाएं देखी जा रही थी। उसके कारण, उसके अलावा आप देखेंगे तो शीत युद्ध के कारण, जो शीत युद्ध के नए नए केंद्र आप देख रहे हैं, चाहे वियतनाम हो, चाहे अरब हो, आपका अफगानिस्तान हो, कोई भी एरिया हो, तो वहां पे प्राय जो है आपका गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, देखी गई, मतलब बहुत जगह आपको गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। उसके अलावा एक और रीजन था कि जो उपनिवेश थे जो आपके स्वतंत्र हो रहे थे वो भैया राजनीतिक रूप से तो हो गए स्वतंत्र, लेकिन आर्थिक सामाजिक स्तर पर, निर्जातीय स्तर पर वहां पर कई सारे दायित्व थे जिनका निर्वहन करने में वो अक्षम थे, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपके अफ्रीकी उपनिवेश देखेंगे तो वहां पर जनजातीय स्तर पर बहुत ज्यादा विभाजन है। अटलांटिक महासागर में जो द्वीपीय राष्ट्र हैं तो वहां पर सामाजिक, धार्मिक, निर्जातीय स्तर पर बहुत ज्यादा विभाजन जो था वो विद्यमान था। उसके कारण वी औपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया थी वो बाधित होगी वहां पर। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लेंगे ना कि सीरिया है आपका, अल्जीरिया है आपका, नाइजीरिया है आपका, इजराइल है आपका, ठीक है। कुछ एक राष्ट्रों में आपकी जोग्राफिकल हर्डल्स भी थे, भौगोलिक बाधाएं भी थी, जैसे आपका मलेशिया हो गया, अब द्वीपीय राष्ट्र है, कैसे मिला के बनाए भैया, कैरेबियन द्वीप समूह है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि साम्राज्यवादी शक्तियां भी किसी न किसी तरीके से अपने जो उपनिवेश थे ना उनको छोड़ना नहीं चाह रहे थे, ऊपर से कुछ भी बोले लेकिन अपने लाभों को किसी तरीके से कम करने के पक्ष में वो नहीं थे, ठीक है ना। तो अब इसमें थोड़ा सा वी औपनिवेशीकरण में अपन देख लेते हैं, ब्रिटेन को देख लेंगे, फ्रांस को देख लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा एशिया अफ्रीका के कुछ कुछ जगह को अपन देख लेंगे तो अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। अब वी उपनिवेशीकरण जो है आपका, ठीक है, वी उपनिवेशीकरण जो है आपका और जो आपका ब्रिटेन है इसको देखने की कोशिश करेंगे अपन कि डीकॉलोनाइजेशन जो है वी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और ब्रिटेन की क्या नीति थी। तो इसमें नीति आप देखेंगे तो साम्राज्यवादी जो भी शक्तियां थीं उसमें आपका जो ब्रिटेन है वो प्रथम राष्ट्र था जिसने बहुत जल्दी सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड हो जाता है, मतलब परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है ब्रिटेन, ठीक है। तो उसने क्या किया कि वो प्रथम राष्ट्र था जिसने वी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को समर्थन दिया। हमारे यहाँ देना नहीं चाह रहे थे, आप देख रहे हैं ना, भारत छोड़ो आंदोलन, फिर वेवेल प्लान आएगा, वहां पर शिमला समझौता हो, किसी तरीके से तो भारत
भारत पाकिस्तान को, फिर अंतिम में भी बंटवारा जो है अव्यवस्थित तरीके से करके ही जाएंगे वो यहाँ से। ठीक है, तो इन्होंने विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को सर्वप्रथम जो है जब समझ गए कि अब स्थिति जो है अनकंट्रोल्ड हो गई है, तो बोले कि भैया हम समर्थन करेंगे। तो पहला तो ये हो गया इनकी नीति। दूसरा ये कि 1945 में वहाँ पर जो पार्टी आई ब्रिटेन में, वो लेबर पार्टी की सरकार आई। किसकी? लेबर पार्टी की सरकार आई। तो उसके साथ ही ये जो डीकॉलोनाइजेशन, विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया है, उसको गति मिली और उसको उन्होंने समर्थन किया। ठीक है, इसके बाद भी राष्ट्रों को स्वतंत्रता देने के बाद भी ब्रिटेन ने उनसे विशेष संबंध बनाए रखने के लिए, जो आप एक संस्था का नाम सुनते हैं जिसको कॉमनवेल्थ बोला जाता है, जो राष्ट्रमंडल है, उसका गठन किया, ताकि जो उनके सांस्कृतिक और जो इतने दिनों के जो संबंध हैं भलाए शोषण के कारण रहे, तो भैया वो बने रहें और आपस में अन्योन्य क्रिया होती रही, इंटरेक्शन होता रहे। ठीक है, तो स्वतंत्र राष्ट्रों में भी अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने का वो एक तरीके से प्रयास था, और आर्थिक दृष्टिकोण से वो उन पर दबाव भी बनाते थे कि आपका डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों की तुलना में जब आप देखेंगे ब्रिटेन को, तो इनके जो उपनिवेश थे वहां से जो उपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया है, ठीक है, तो वो अपेक्षाकृत सरल रही, वहां पर बहुत ज़्यादा हिंसक संघर्ष नहीं देखे गए। ठीक है, अफ्रीका में अगर आप देखेंगे कि ब्रिटिश उपनिवेशों की स्वतंत्रता की बात करें अगर अपन, तो इसको ऐसे बांट लेते हैं अपन कि जैसे आपका पूर्वी अफ्रीका है, ठीक है, मतलब आपका ईस्ट वाला पार्ट हो गया, और एक आपका वेस्ट वाला पश्चिमी वाला पार्ट हो जाएगा, और एक आपका मध्य अफ्रीका वाला पार्ट हो जाएगा। तो अगर आप मतलब ईस्टर्न अफ्रीका की बात करेंगे, पूर्वी अफ्रीका की, तो उसमें आप देखेंगे तो 1961 में जो है आपका तंजानिया को स्वतंत्रता मिल जाएगी, स्वतंत्र कर देंगे ये। ठीक है, 1961 में ही आपका युगांडा को भी वो क्या कर देंगे, मतलब स्वतंत्र कर देंगे। 63 में जाके कीनिया को भी स्वतंत्र कर देंगे। कीनिया के नेता आपके केन्याता थे, तंजानिया के आपके जूलियस नेरेरे थे, युगांडा के डॉक्टर ओबोटे थे। ठीक है, तो ये इतने नाम याद नहीं रखना है अपने को, सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके से वहां पर क्या क्या, एक आध दो एग्जाम्पल याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी खासियत थी पूर्वी अफ्रीका में, यहाँ पे अपेक्षाकृत जो ब्रिटिश पॉपुलेशन थी ना, ब्रिटिश आबादी उपनिवेश के कारण वो ज़्यादा थी, तो यहाँ पे संघर्ष भी ज़्यादा, जहाँ पर ब्रिटिश आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पर संघर्ष भी तो ज़्यादा होगा औपनिवेशीकरण में। तो जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, पूर्वी अफ्रीका वाला, तो वहाँ पर संघर्ष ज़्यादा होता है। लेकिन वही पश्चिमी अफ्रीका वाला पार्ट देखेंगे तो वहाँ पर आबादी जो थी ब्रिटिश की कम थी, तो वहाँ पर जो औपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया है वो अपेक्षाकृत क्या होगी, कम कठिनाई से, मतलब वहाँ पर औपनिवेशीकरण हो जाएगा। पश्चिमी अफ्रीका में जैसे एग्जाम्पल में आप देख लेंगे कि घाना जो है आपका 1957 में स्वतंत्र हो जाता है। यहाँ के एक नेता थे, उनका नाम था आपका एनक्रूमा, ठीक है ना, एनक्रूमा बोला जाता है। और एक आपके नाइजीरिया के नेता थे अजी कीवे, ठीक है, ये भी स्वतंत्र हो जाता है नाइजीरिया आपका 1960 में। ठीक है, तो ये आपका देखिए जो पश्चिमी अफ्रीका वाला क्षेत्र है ना, उसमें 11 उपनिवेश जो थे आपके वो फ्रांस के भी थे, आगे चल के देखेंगे अपन। तो मध्य अफ्रीका में देखें अपन, ब्रिटेन के उपनिवेश की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जाम्बिया जो है मध्य अफ्रीका में, वो आपका 1963 में स्वतंत्र हो जाता है, 1963 में। 1963 में ही आपका मलावी जो है वो भी स्वतंत्र हो जाता है, और जिम्बाब्वे जो है 1980 में रॉबर्ट मुगाबे का आप नाम भी सुनते होंगे। तो मध्य अफ्रीका में यहाँ पर ब्रिटिश आबादी जो थी सर्वाधिक थी, तो यहाँ पर सर्वाधिक संघर्ष होगा। यहाँ पर आप संघर्ष देखेंगे तो श्वेत जो है आपके, है ना, जो श्वेत हैं आपके और जो आपके अश्वेत हैं, है ना, श्वेत हो गए आपके, अश्वेत, इनके बीच का संघर्ष देखा जाएगा, इनके आंदोलनों का विरोध किया जाएगा, साथ ही ब्रिटिश उपनिवेशीकरण प्रक्रिया का भी विरोध किया जाएगा। ब्रिटिश आबादी, है ना, ब्रिटिश आबादी यहाँ पर सर्वाधिक थी, तो सर्वाधिक चुनौती देखने को मिलेगी। श्वेतों के दबाव में, जो वाइट थे, जो आपके श्वेत हैं, रंग भेद की नीति आपने पढ़ा ही होगा दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में, तो वह यही है कि उनके साथ हर आयाम में भेदभाव किया जाता है। अभी भी आप देखते हैं मिसौरी में, मतलब यूएसए में, इस तरीके का अभी भी करंट में आप पढ़ रहे होंगे कि इस तरीके के जो संघर्ष है वो देखे जाते हैं, है ना, यूएसए में भी देखे जाते हैं, अफ्रीका में। अब फ्रांस की आप आज टीम देखिए तो पूरी की पूरी जो है वो अफ्रीकन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो ये उपनिवेशों का एक उनको फायदा आज भी मिल रहा है। ठीक है, तो श्वेतों के दबाव में ब्रिटेन ने क्या किया, एक संघ बना दिया, एक संघ की योजना कि भैया उसके द्वारा यहाँ पर शासन किया जाएगा, लेकिन ये सफल नहीं हो पाएगा, और इसीलिए 1963 में मलावी और जाम्बिया को स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। 1965 में आप देखेंगे तो स्मिथ के नेतृत्व में जिम्बाब्वे ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। जिम्बाब्वे जो है आपका, वहां से ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन का नियंत्रण था, तो ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो उससे क्या हुआ, एक तरफ तो ब्रिटेन, जो आपका ब्रिटेन है, और जो श्वेत निवासी हैं वहां के, उनके बीच में तनाव,
वहीं दूसरी तरफ जो ब्रिटेन है और वहाँ के जो अश्वेत लोग हैं उनके बीच में तनाव, और तीसरा जो ये श्वेत और अश्वेत है उनके बीच में तनाव बना रहा। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि जो साउथ अफ्रीका है आपका, दक्षिणी अफ्रीका जिसको बोलते हैं, अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो प्रारंभ में वहाँ पर हॉलैंड का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था? हॉलैंड का। उसके बाद बोअर का जो युद्ध होता है उसके बाद ब्रिटेन का नियंत्रण हो जाता है वहाँ पर। किसकी बात कर रहे हैं अपन? साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 1910 में वहाँ पर एक यूनियन भी बना दिया जाता है, 1910 में साउथ अफ्रीका यूनियन। और 1910 से ही वहाँ पर रंग भेद की नीति जो है वो दिखाई देगी। व्हाइट एंड ब्लैक, मतलब जो है रंग के आधार पर काले गोरे का जो विभेद है, तो उसमें क्या होता था कि जो निवास, जो रहवासी क्षेत्र था, इनका निवास क्षेत्र था व्हाइट एंड ब्लैक का, जो श्वेत और अश्वेत लोगों का, वो बिल्कुल अलग थलग था। मतलब उनको ऐसे बोलिए हाशिए पे रखा गया था। वंचित वर्गों में उनकी स्थिति जो थी वो बहुत खराब थी ब्लैक की। राजनीतिक जो पॉलिटिकल राइट्स थे, जो राजनीतिक अधिकार थे, वो केवल व्हाइट को मिले गए थे। कार्य के लिए अनुमति पत्र लेना पड़ता था ब्लैक को, है ना। मतलब ऐसा समझिए कि नस्लीय नीति इतनी अधिक चिंताजनक हो गई 1948 तक कि 1948 से लेकर 80 के बीच जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आप नाम सुनते होंगे, उन्हीं के संदर्भ में नेल्सन मंडेला भी, तो रंग भेद के खिलाफ जो है बहुत भयंकर टाइप का आंदोलन वहाँ पर चलाया जाता है और फिर उसकी समाप्ति, लेकिन आज भी उसकी समाप्ति पूरी तरीके से नहीं की जा सकी है। लेकिन उस समय जो स्थिति थी बहुत खराब थी। तो नस्लीय नीति जो थी अत्यधिक चिंताजनक थी हर आयाम पे। परिवहन के क्षेत्र में देख लेंगे आप तो उसमें भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कि आप इधर चलोगे उधर चलोगे। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, पार्क में, मनोरंजन में, रोजगार में, वैवाहिक संबंधों में, निवास में, मतलब जीवन के हर क्षेत्र में उनको विभेदीकरण का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। तो उसमें फिर आप देख सकते हैं कि समाप्त होने में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की भूमिका, नेल्सन मंडेला वगैरह का नाम सुनते होंगे, उसमें डी क्लार्क जी की भी भूमिका देखते हैं। उसमें बाह्य कारक आप देखेंगे, रंगभेद की नीति जो है खत्म होती है, उसमें यूएसए जो है सपोर्ट करेगा, उसमें भारत बहुत मतलब अच्छी भूमिका का निर्वहन करेगा, राष्ट्रमंडल की भूमिका होगी, यूएनओ की भूमिका होगी, फिर उसमें आप मार्टिन लूथर किंग जूनियर की भूमिका देखेंगे, ठीक है। तो ये सब जो परिस्थितियां थी इसके कारण फिर वहां पर रंगभेद से मुक्ति भी मिलती है ना। तो ये अफ्रीका और मतलब के उपनिवेश जो ब्रिटेन के थे उसके बारे में अपन ने चर्चा की। इसके साथ ही जो फ्रांस के उपनिवेश थे वहां पर उसको भी देख लेते हैं, वहां पर फ्रांस की क्या नीति थी। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद जो फ्रांस था वो भैया फ्रांस अपने उपनिवेश छोड़ने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था, उपनिवेशों की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं था। लेकिन 1954 में जो आपका हिंद चीन की स्वतंत्रता और 1956 में जो आपका सुएज संकट होता है उसके पश्चात फ्रांस को अपनी नीति में परिवर्तन होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। साथ ही जो आपका अरब राष्ट्रवाद था उसने भी फ्रांस को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य किया। तो फिर मजबूरन फ्रांस ने क्रमशः स्वतंत्रता देना प्रारंभ किया। तो 1956 में मोरक्को को स्वतंत्रता दे दिया और मोरक्को के साथ ही फिर 1956 में ही ट्यूनीशिया को भी उसने क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, है ना। और उसके अलावा फिर 1958 में एक फ्रांसीसी समुदाय की नीति लाया और बोला कि भैया इस नीति का संबंध जो है आपका पश्चिम और जो मध्य अफ्रीका है मिडिल वाला, उसके संदर्भ में जो फ्रांस के 12 उपनिवेश हैं उसके संदर्भ में था। उसने बोला कि इसके अंतर्गत उपनिवेशों को व्यापक स्वायत्तता दी जाएगी, अभी भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, है ना। और बोले कि विदेश नीति जो फॉरेन पॉलिसी वाला आपका मतलब डोमेन है, जो क्षेत्र है, और जो रेवेन्यू वाला मतलब राजस्व नीति जो है उसका संचालन फ्रांसीसी सरकार देगी। लेकिन इसके अलावा मतलब जो सारे के सारा कंट्रोल होगा वो आप खुद ही कर लो। तो मेन डोमेन अपने पास रख लिए। तो फ्रांसीसी सरकार जो थी उन उपनिवेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ऐसा भी बोली, लेकिन उपनिवेशों द्वारा अब इस नीति का मुखर विरोध हुआ और अंततः 1960 में इन उपनिवेशों को स्वतंत्रता दे दी गई। 1962 में जो है अल्जीरिया स्वतंत्र होगा। वहां के एक बहुत प्रमुख नेता है जिनका नाम था आपका मेसाली बेन बेला, ठीक है। तो अल्जीरिया को भी मजबूरन स्वतंत्र करना पड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट उपनिवेश था फ्रांस के लिए ये, जैसे ब्रिटेन के लिए भारत था वैसे ही फ्रांस के लिए अल्जीरिया, है ना। तो देखिए धीरे धीरे किस तरीके से अफ्रीका से भी जो डीकॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया थी वो चलती जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन का अगर उपनिवेशीकरण देखें तो आप वेस्ट इंडीज वाला जो इलाका है ना, वेस्ट इंडीज वाला जो इलाका है आपका,
वेस्ट इंडीज, कैरेबियन आइलैंड वाला, है ना। तो वहाँ पर उन्होंने फेडरेशन बनाया, वहाँ पर रोकने की कोशिश किया उन्होंने कि भैया किसी तरीके से हमारा उपनिवेश चलता रहा, लेकिन वो भी नहीं होगा, वो भी स्वतंत्र हो जाएंगे। उसके अलावा आप मलेशिया वाला पार्ट देखेंगे तो ये भी कई द्वीप में बटा हुआ था, ठीक है। तो मलेशिया में क्या था कि जो 9 राज्य थे आपके वहाँ पर वो सुल्तान के अधीन थे। उसके अलावा सिंगापुर था आपका और ब्रुनेई था। तो सिंगापुर को 1963 में स्वतंत्रता देनी पड़ेगी और 1984 में ब्रुनेई को। 1957 में मलेशिया स्वतंत्र हो जाता है और वहां पर मलय पार्टी जो है, मलय पेनिनसुला, मलय पार्टी जो है वो बहुमत में आ जाती है, ठीक है। और 1949 में जो साम्यवादी क्रांति सफल हुई थी चीन में, उसका प्रभाव था, उसी के कारण यहां पर भी उसका डोमिनो इफेक्ट देखा जा रहा था, ठीक है। इसके अलावा आप साइप्रस वाला एरिया देख सकते हैं। तो साइप्रस वाले एरिया में ब्रिटेन के डीकोलोनाइजेशन फेडरेशन की जो नीति थी उसके संदर्भ में अपन ये चर्चा कर रहे हैं। तो साइप्रस भी जो था वो आपका 2 पार्ट में, नॉर्थ और साउथ में विभक्त था। तो यहां तुर्की और यूनान में विवाद था और इसलिए यहां भी फेडरेशन उनका सफल नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए जो अफ्रीका के उपनिवेश स्वतंत्र हो रहे थे कितनी समस्या थी कि 1975 में एक डेटा है, मोजाम्बिक जब स्वतंत्र होता है तो वहां पर जो लोग थे टोटल उनमें से 56 से मतलब आप ऐसे कि लगभग 60 लोग, 56 से 60 लोग जो थे वो मिडिल लेवल का एजुकेशन जो था उन्होंने अवेल किया था, मतलब माध्यमिक शिक्षा प्राप्त थे। बाकी और जो थे वो बिल्कुल भी शिक्षा से दूर थे। तो ऐसी स्थिति थी अफ्रीका की, इसलिए भी आज भी अफ्रीका जो है वो वहाँ पर स्थिति खराब है। और वहां पर बोला जाता है ना कि नव उपनिवेशवाद का चरण है, तो किसी तरीके से वहां पर उसको फिर से उपनिवेश ना बना लिया जाए आज के दौर पे। और आप देखते हैं कि वहां पर संसाधनों के लिए किस तरीके से राष्ट्रों में होड़ लगी रहती है। अब थोड़ा सा एशिया वाला पार्ट अपन देख लेते हैं। एशिया वाले पार्ट को अपन डिवाइड कर लेंगे, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया आपका, और आपका मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में जैसे इसराइल है आपका, ठीक है, आपका सीरिया है, आपका लेबनान है, जॉर्डन है, आपका ईरान है, इराक, यमन, मिस्र वाला एरिया, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में जो है आपका आपका वियतनाम वाला एरिया आ जाएगा, मलेशिया आ जाएगा, आपका इंडोनेशिया आ जाएगा। तो इंडोनेशिया आपका 1949 में स्वतंत्र हो जाएगा, जो हॉलैंड का उपनिवेश था। वियतनाम फ्रांस का था, जो 45 से 75 में उसका एकीकरण हो जाएगा। मलेशिया जो है 57 में स्वतंत्र हो जाएगा, जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी। साउथ ईस्ट एशिया में आप देखते हैं भारत है आपका, पाकिस्तान है आपका, ठीक है। उसके अलावा श्रीलंका है, बर्मा है। श्रीलंका बर्मा 48 में और 47 में भारत पाकिस्तान को आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर भी डीकोलोनाइजेशन जो होता है वो ऑलमोस्ट जो रीजन है वो पूरे सेम है, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट की जो समस्या आज भी आप देखते हैं, पहले तुर्कों के अधीन था, है ना, फिर उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस का नियंत्रण हो जाता, आज भी वहां पर सब समस्याएं बनी हुई हैं। तो अब आप सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अरब राष्ट्रवाद एक वर्ड मतलब शब्द सुनते होंगे आप, अरब वर्ल्ड, अरबी भाषा, अरब स्प्रिंग। तो उसका मतलब क्या है कि अरबी भाषा बोलने वाले, राष्ट्रवाद का प्रतीक भाषा के संदर्भ में माना जाता है। तो अरबी भाषा बोलने वाले जो लोग थे, जो अरब, एशिया और अफ्रीका के वे राष्ट्र जो अरबी भाषा बोलते हैं, उसमें आपका उत्तर और पूर्वी अफ्रीका के राष्ट्र भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो अरब राष्ट्रवाद उसी संदर्भ में है कि पहले आपका तुर्की नियंत्रण के विरुद्ध था, उसके बाद आपका ब्रिटेन और फ्रांस के विरुद्ध, मतलब ब्रिटेन और फ्रांस के विरुद्ध वो आकार ग्रहण करेगा। और जब इजराइल का गठन हो जाएगा तब इजराइल के विरुद्ध वहां पर आवाज उठाई जाएगी। बाकी ये आप किसमें, आपके आईआर वाले पोर्शन में डिटेल से पढ़ के यहाँ पे कनेक्ट करिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अरब स्प्रिंग आप सुनते होंगे तो वो वही है कि लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया जो है उसको क्या करना, सुदृढ़ करना, है ना। वहां पर जो अराजकता और जो विभेदीकरण और जो आंतरिक स्थिति खराब है उसको किस तरीके से सुधारा जाए। लेकिन आप आईआर में देखते होंगे तो कभी भी इस एरिया को देखेंगे आप तो उसको देखने के कुछ ही एंगल है। जैसे आप या तो उसको अरब इजराइल के एंगल से देखेंगे, ठीक है, या तो आप पेट्रोलियम के हितों के एंगल से देखेंगे, या यूएसए और यूएसएसआर के संदर्भ में, आतंकवाद के संदर्भ में देखेंगे, ईरान और सऊदी अरब के एंगल से देखेंगे। तो ये देखने का एक तरीका है पूरे उस मिडिल ईस्ट के इलाके को, ठीक है। जैसे आप इस एरिया में तो देख ही रहे हैं ना कि 36 में आपका 1936 में मिस्र स्वतंत्र हो जाएगा, 1946 में जॉर्डन हो जाएगा, 48 में लेबनान हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट और घटना ईरान और इराक खाड़ी युद्ध के रूप में भी आप देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप आईआर से कनेक्ट करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ विश्व इतिहास के संदर्भ में इतना ही इंपॉर्टेंट था। और इसी के साथ हमारे ये वर्ल्ड हिस्ट्री की जो आपकी विश्व इतिहास की मेंस की श्रृंखला है वो समाप्त होती है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप सभी इसको रिवाइज करके बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएँ और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको बिल्कुल इससे किसी भी तरीके का फ़ायदा हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यही हमारे लिए
मोटिवेशन है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए, आप लोग जरूर बहुत अच्छा करेंगे और आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।